अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है और अपनी हुकूमत पे मुझे इंतहाई शर्म आती है। जब मैं बाहर भी जाता हूँ या मैं बाहर किसी से बात भी करता हूँ, मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे हुक्मरान ये हैं, तो मैं शर्म से सर मेरा झुक जाता है। और आज मैंने जब नवाज शरीफ को देखा टेलीविज़न के ऊपर और जितनी रवानी के साथ उन्होंने झूठ बोले और झूठ पर झूठ बोले, मेरा खून खौल रहा था। और मैं आइसलैंड को देख रहा था और आइसलैंड में जहाँ पे उनके वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए हैं और पूरी दुनिया में एक आग लग गई है ये पैम्पर लीक्स की वजह से। अब तो पैम्पर लीक्स ही हो रहे हैं सबके, तो यहाँ पे इनके खिलाफ साजिश हो रही है। पता नहीं है किस किस्म की अपना दुनिया में, अभी तक वो 16वीं सदी के अंदर रह रहे हैं। एक बात मैं वज़ीर आज़म साहब को बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि हम तो प्री पार्टीशन करोड़पति थे और क्या क्या पति थे, पता नहीं किसके पति थे, लेकिन यह है कि जनाब अली अगर आप इतने ही करोड़पति थे तो सन 71 से लेके ऐसा करते तब से लेते आपने टैक्स कितना दिया है इस मुल्क में। आपने मियां नवाज शरीफ 1971-72 में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम 18,000 थी, टैक्स आपने 750 रुपया दिया। और अगर अगले सालों का सुनना है तो 1976 और 77 में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम 28,469 रुपए थी, जिस पर आपने 980 रुपए टैक्स दिया। जब आप करोड़ों रुपए आपने 50-50 करोड़ के नुकसान उठाए आपकी फैमिली ने, और फिर मेहनत से 18 महीने के अंदर 6 कारखाने दोबारा से लगा लिए। इधर तो अपना 6 बिजली के बिल नहीं हमसे दिए जाते आप। उसके बाद 1980 में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम जो थी 29,722 रुपए थी, जिसपे आपने 1,004 रुपए टैक्स दिया। उसके बाद आपने 1980 में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम 51,142 रुपए थी, जिस पर आपने 5,167 रुपए इनकम टैक्स दिया। मैं आगे आता रहूं, 1988-89 बिल्कुल हाल ही में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम जो थी वो 6,25,928 रुपए थी, और जिस पर आपने 2,40,454 रुपए टैक्स अदा किया। माजरत के साथ आपके नीचे पीटीवी के जो एंकर्स थे वो आपसे ज्यादा पैसे ले रहे थे और आपसे ज्यादा टैक्स दे रहे थे, और लेकिन 29,000 कनाल के घर में आप रहते हैं, वो बेचारे किराए के फ्लैटों में रह रहे हैं। उसके बाद 1993 में 95 में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम 1,55,809 रुपए थी, और उस पर आपने 14,698 रुपए टैक्स दिया। किस टाइम पे आपने वो करोड़ों जो है वो पाकिस्तान को दिया? इसका मतलब है कि अगर आपके पास करोड़ों थे, जो कि आपने गलत बयानी की है, लेकिन अगर मैं आपकी बात मान लूं तो तब भी आपने चोरी की, आपने टैक्स चोरी किया इस मुल्क का, और आपके भाई तो आपसे भी आगे। वो पहले तो कहते थे कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। सही है, मियां शहबाज शरीफ ने 2008 में इलेक्शन कमीशन में जो टैक्स रिटर्न्स फाइल किए, उनके मुताबिक उनका पेशाए कारोबार बिजनेस है, और माली साल 2005 में 0, 2005 और 2006 में 0, 2006 और 2007 में 0। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस पे और क्या कहूं। और आपको स्टील के कारोबार को सोने में बदलने का जो फन आता है, उसका मैं कमाल कहता हूं कि अभी हुसैन नवाज को सडनली 2 प्लांटेड इंटरव्यूज आके देने की जरूरत पड़ गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कितने वो बिल गेट्स हैं या स्टीव जॉब्स हैं, कितने बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, कि अरबों डॉलर उन्होंने कमा लिए चंद सालों में। ये 1993 में आई है। पैनामा कमीशन की जो रिपोर्ट है, पैनामा लीक्स की जो रिपोर्ट है, 1993 में ये कंपनियां एस्टेब्लिश हुई। उस वक्त हुसैन नवाज गालिबन 16.5 साल के थे। किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं कि किसने कंपनियां खोली, किसने उन कंपनियों को ट्रांसफर किया। दिलचस्प आदाद और शुमार ये हैं कि जो सऊदी अरेबिया की स्टील मिल, जिसने ये सोने के अंडे दिए रोजाना, हर घंटे के बाद एक अंडा उसने उस सोने की मुर्गी ने दिया, उसकी वैल्यू क्या है दुनिया की तमाम स्टील मिल्स में? पहली 300 स्टील मिल्स में उसका नाम ही नहीं आता। पहली 300 स्टील मिल्स में उसका नाम नहीं आता। जो दुनिया की नंबर 1 स्टील मिल है, मैं आपको बताता हूं, वो कंपनी आर्सल मिटल है। उसकी सालाना पैदावार 9 करोड़ 81 लाख टन है सालाना। मुलाजमीन जो है उनकी तादाद 2,22,000 है। दुनिया की 10वीं बड़ी कंपनी जो है टाटा स्टील की सालाना पैदावार 2 करोड़ 60 लाख टन है। मुलाजमीन की तादाद 80,391 है। और आपकी जो कायम करदा स्टील मिल सऊदी अरेबिया में है, उसकी कुल सालाना पैदावार कंपनी प्रोफाइल के मुताबिक 5 लाख टन सालाना है, और कंपनी मुलाजमीन की तादाद 385 है। खुदा का खौफ करें, पहले आपने $1200 मिलियन अपने भाई को दिए, फिर अपनी 3 कंपनियों के लिए रखे। फर्ज करें आपने $600 मिलियन भी रखे, तो कम से कम दोनों भाइयों के पास $1800 मिलियन की उस वक्त रकम आ गई।
उसके बाद आपने ना सिर्फ दोस्तों से लिया गया सारा कर्ज उधार वापस कर दिया, बल्कि बैंकों से लिया गया कर्ज बमैज सूद वापस कर दिया सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर। हसन नवाज ने कंपनी कितना कर्ज लेकर खोली थी, जो इसने ना सिर्फ लुटा दिया बल्कि इसने अपने लिए $2000 मिलियन के करीब रकम भी बचा ली। और वाकई उनको किसी शख्स ने महज कर्ज हसना के तौर पे 1000 से 2000 मिलियन डॉलर जो है वो दे दिए थे। और उन्होंने किस शरह से वो नफा कमाया और किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर उन्होंने वो मुनाफा कमाया जो उन्होंने इतना कमा लिया, दुनिया की तमाम स्टील मिल्स भी बंद हो जाती और सिर्फ इनकी कंपनी वहां पे पैदावार कर रही होती, क्योंकि 5 लाख टन सालाना लोहा कर रही थी, तो इतना स्टील नहीं पैदा कर सकती थी जितना इनका क्लेम है। ये लोग कब तक पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? बल्कि सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तानी कब तक इनके हाथों बेवकूफ बनते रहेंगे। मेरे साथ नवीद चौधरी हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब उमर चीमा, और मुझे कराची में ज्वाइन कर रहे हैं रजा हारून। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के ऊपर तो बड़ी कारी ज़रबें लगाई आज मियां साहब ने। आप लोगों को जरा आज मजा आया होगा मिसाक जमहूरियत का। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही थी उनकी गुफ्तगू सुन के। इसी बात पे हंसी आ रही थी कि वो ऐसे मासूमाना तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे और साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो 1936 से ही बहुत करोड़पति और अरबपति थे और उनके साथ, और फिर पीपल्स पार्टी ने उनकी इतफाक फाउंड्री पे कब्जा कर लिया, लफ्ज़ बोला उन्होंने, कब्जा कर लिया। जबकि हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। हकीकत ये है कि ना तो ये उस वक्त को बिलियनियर थे, ये जहाँ रहते थे लाहौर में, सबको पता है वो पाथी ग्राउंड किधर है, वो सबको पता है। सराय आलमगीर वो जो है वो सराय सुल्तान कहाँ है सबको पता है, और कितनी बड़ी भट्टी थी वो भी पता है। लेकिन और उस भट्टी में किस किस को डला गया वो भी पता है। किस तरह रेलवे के इंजन वहां जाते थे वो भी सबको पता है। छुपी नहीं लाहौर की बात, मैं लाहौरी बात कर रहा हूँ। तो ये तो होगी लाहौरी बातें, छोड़े इस बात को, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से देखें तो क्या है, 1990 में HU बेग कमेटी एक बनाई गई, और ये कमेटी उन्होंने खुद बनाई। HU बेग साहब उस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और उन्होंने जो वर्किंग की उन्होंने 19 कंपनीज इनकी थी इत्तेफाक की, और 10 बिलियन की उन्होंने कहा। लेकिन वही इनके जो थे खालिद सराज था, वो 1994 में मार्च में आ कहते हैं जी हमारी जो है वो 21 बिलियन की वर्थ है। तो ये यही तजादात आपकी 19 कंपनी के पड़ते हैं। और फिर क्या अजूबा था इनके पास, 1982 में एक फैक्ट्री, 93 में दूसरी, 88 में तीसरी। वो तो कह रहे हैं 18 महीने में 6 फैक्ट्रियां बनाई हैं। ये मैं सारे साल गिना रहा हूँ ना, ये सालों में भी एक एक फैक्ट्री बड़ी बड़ी, ब्रदर स्टील मिल, शुगर मिले। एक तूफान आ गया, उसके पीछे क्या था? एक ही चीज थी कि वो ज़िया-उल-हक का दौर था, और ज़िया-उल-हक के दौर में लोन ज़िया-उल-हक की मर्जी पे से दिया जाता था और राइट ऑफ वही करता था। उस वक्त एक केस 1989 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज भी रिपोर्ट पड़ी हुई है, जिसमें 21 बिलियन इन्होंने राइट ऑफ कराया। ये कहते हैं हमने एक पैसा राइट ऑफ नहीं कराया। ये केस आज भी रेफरेंस पड़ा हुआ है वहां, अगर आप असेंबली से उठा के देख लें तो वहां पड़ा हुआ है कि 21 बिलियन इन्होंने राइट ऑफ कराया। ना इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी ना कुछ दिया। और उसके बाद आपको याद होगा सलमान तसीर मरहूम, उन्होंने 1990 में एक वाइट पेपर छापा था एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। उसका नाम था प्लंडर्स ऑफ वेल्थ, जिसकी सजा उन्हें ये दी गई थी कि उन्हें उल्टा लटका के उनके थाने में उनके पाँव के ऊपर मारे गए थे, जिसलिए आपने देखा वो काली ऐनक पहनते थे क्योंकि उनकी आंखें ब्लड हो गई थी खून आने की वजह से उसमें। उन्होंने जब ये सारे प्लंडर्स ऑफ वेल्थ की निशानदेही की कि किस तरह इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके क्या क्या गेमें खेली और कैसे कैसे अपने लोगों को नवाज के इन्होंने अपने एसेट्स बढ़ाए और कैसे कैसे इन्होंने लोनों को किस तरीके से इस्तेमाल किया, ये सब चीज़ें आई। उसके बाद नजम सेठी जो आज इनके बहुत करीबी दोस्त है और बहुत यार 1999 में उसी नजम सेठी ने क्या किया था, उसी नजम सेठी ने जब एक स्टोरी लिखी तो उसको घर से उठा लिया गया, उसको घर में बंद कर दिया गया, उसे जेलों में रखा गया। ये लोग अभी भूले नहीं हुए, इसलिए आज इतना मासूमाना तरीके से ये गुफ्तगू करनी और पीपल्स पार्टी को ऐसे साबित करना कि ये सब उन्हीं का किच्चा करता है, वो ही उठाते रहे हैं, इनके तो बड़े कारोबार थे। भाई ऐसे कारोबार जैसे अभी आपने टैक्सेस की बात की, ऐसे कारोबार जिसका जिक्र तमाम बैंकों की पोजीशन में आया। शहबाज शरीफ साहब ने एक वाइट पेपर छापा था खुद आके, और वाइट पेपर में कहा था, और उस वाइट पेपर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा था कि हमारी हालत यह थी कि हम बैंकक्रप्ट हो गए थे, लेकिन पता नहीं क्या तो रस्मी चिराग था। दूसरे दिन उन्होंने आके सारे पे भी कर दिया। मेरे पास एक लफ्ज क्या, ये जो घर जिसके घर का जिक्र किया गया कि जी हमारा घर छीन लिया गया,
आपको याद होगा उसमें लिखा गया कि ये घर गारंटी के तौर पे दिया गया लोन पे ऑफ करने के लिए, और लेकिन वो लोन आज तक पे नहीं हुआ, तो वो कैसे क्लियर हो गया जब वो वापस आए? ये सिर्फ मुशर्रफ साहब के साथ जब इन्होंने फैसला करके बाहर गए थे और जो एग्रीमेंट किया था 10 साल का, ये सब उसकी मरूने मिन्नत है। उसके मियां नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ शहबाज नैब की तरफ से रोका गया इलेक्शंस के ऊपर, फिर एक कोर्ट के ऑर्डर पे, एक कोर्ट के स्टे पे उनको दोबारा इजाजत दी गई। बैंक लोन्स के ऊपर इत्तफाक ग्रुप के नाम पे मुख्तलिफ बैंकों से जो हासिल किए गए वो सारी डिटेल्स मेरे पास हैं, जिनको राइट ऑफ कराया वो भी मेरे पास है। 386 मिलियन वो बनती है डायरेक्ट यहाँ पे। शरीफ खानदान के एक तर्जुमान ने ये भी कहा कि इत्तफाक ग्रुप ने तमाम कर्जों और मार्कअप बैंकों को वापस कर दिए हैं, प्लीज मुझे भी उसकी डिटेल्स दिखा दें क्योंकि मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है। नैब रावलपिंडी में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के 3 करप्शन रेफरेंस दायर हैं, इंक्वायरियां चल रही हैं और चेयरमैन नैब कमर ज़मान चौधरी को रावलपिंडी रीजन के दौरे में बताया गया कि एक बार फिर मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है। हुकूमतें हमारी स्टे ऑर्डर पे चल रही हैं। एक ब्रेक के बाद आऊंगा तो उमर चीमा और रजा हारून और नवीद चौधरी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मियां नवाज शरीफ ने आज ये भी कहा कि जनाब एक अदालती कमीशन में फॉर्म कर देता हूं रिटायर्ड जज की सरबराही में। मियां साहब ये नहीं आपने बताया वो जज कौन होंगे, उनको अपॉइंट कौन करेगा? आप करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, उसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे? अगर आपकी चाहत के मेंबर हुए रिटायर्ड जजेस, आपने कह दिया, मुझे डर लग गया कि इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस जवाद ख्वाजा और जस्टिस रमदे ये उसके मेंबर होंगे और को सऊदी अरेबिया से कोई तकफीरी लाके आप उसको चेयरमैन बना देंगे उसका। ये किस टाइप का कमीशन है? 15 कमीशन पहले बन चुके हैं इस मुल्क में, आज तक किसी के ऊपर अमल नहीं हुआ। अगर आप में हिम्मत है, अगर मियां नवाज शरीफ, मेरा आपका चैलेंज, आप में हिम्मत है, जस्टिस बाकर नजफी, वेरी वेरी ऑनरेबल नेम ऑफ दिस कंट्री, उनके कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके ऊपर जरा अमल कर लें, मॉडल टाउन कमीशन के ऊपर। मैं मान लूंगा आपके कमीशन पे एतबार कर लूंगा, वरना मुझे एतबार नहीं है। वरना एक ही कमीशन फिर बनता है, एक ही कमीशन बनता है, शेख रशीद हो, उसमें फैसल रज़ा आब्दी हो, उसमें मुबश्शिर लुकमान हो और ज़ैद आमिद हो, और फिर हम लोग फैसला करें आप चोर हैं कि नहीं, फिर मैं मानूंगा उस कमीशन को। उमर चीमा, आपका क्या ख्याल है? मुबशर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जिस तरह जो जज्बात आपके, मैं समझता हूँ पूरी कौम के वही जज्बात हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सारी स्पीच जो थी वो सिर्फ एक झूठ का पुलंदा था और ऐसे लग रहा था कि उसी डिटाई के साथ एक भोंडे अंदाज से वो कौम को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। यानी ये वही शख्स है जो कौम से 7 साल झूठ बोलते रहे कि जब मुशर्रफ से कोई डील नहीं की, बाद में आपके सामने जब कौम के सामने आया तो सच पूरी कौम ने देखा। अब गुजारिश ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहती थी इल्जामात लगाने वाले जो है कमीशन के सामने पेश हो जाए, ओ भाई ये इल्जामात नहीं है, ये 76 मुल्कों के एक कंसोर्शियम है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, जिन्होंने ये हकायक जो है वो सामने लेके आए। और होना तो ये चाहिए था कि इस पैनोरामा लीक्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने के ये बताते कि ये पैसा उन्होंने कैसे कमाया और ये पैसा पाकिस्तान से। उमर चीमा साहब, आपको नहीं पता और मैं आपकी और नाज़रीन को एक बात, मैं ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूं यहां पे, माजरत के साथ, अगर मेरी बात गलत है तो मियां साहब मैं आपके सामने हाजिर हूं, मैं टीवी पे बैठ के टेंड कराऊंगा अगर मेरी बात गलत है तो। आप 1980 में रेलवे में बतौर कुली आप भर्ती हुए थे, आपने बतौर कुली तनख्वाहें ली थी रेलवे में और फिर आप रेलवे की क्रिकेट टीम से क्रिकेट भी खेले थे। सही बात कर जी, आरफ भट्ट और सईद भट्ट थे वहां। जी जी बिल्कुल जी। चीमा साहब जी, लुकमान साहब देखें, पूरी कौम को ये तवक्को थी या तो ये प्राइम मिनिस्टर आके कौम के सामने सच बताते हैं, क्योंकि ये उनकी जात के ऊपर, उनके खानदान के लोगों के ऊपर ये जिनको इल्जाम कह रहे हैं ये कौम बताते आके करेगी। देखें आपके सामने कि एक बार फिर वो जैसा वो आपके दोस्त चौधरी शुजात की पॉलिसी के मिट्टी पाओ आगे चलो वाला, आपके सामने मेरे एक मिनट आपने कह ही दिया तो मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त चौधरी शुजात हुसैन बहुत ऑनरेबल आदमी है, अनलाइक मियां नवाज शरीफ। आपके दोस्त होंगे मियां साहब, मेरे नहीं है जी। नहीं बहरहाल लुकमान साहब, आपके सामने कि किस तरह वेगली जो है कौम को एक फिर से जो है कौम से मजाक करने की कोशिश की गई है। अगर कोई इंक्वायरी इंडिपेंडेंट करवानी थी, कोई टीओआर नहीं, कोई तरीकाकार नहीं वाज़ेह किया गया, कोई टाइम बार नहीं किया गया। इससे बेहतर तो मोदी सरकार ने जो है वो ट्रिब्यूनल बना दिया, जिन्होंने 24 अप्रैल तक उसको टाइम दिया कि 24 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सामने लेके आए आपके सामने कि ये जिस तरह के मामलात हैं इसके अंदर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है और दूसरे टैक्स एवेजन के हवाले से
इसी तरह बैंकिंग लॉस के हवाले से बहुत सी इसके अंदर मामला हैं जिसके अंदर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। अब ये फिर अभी जो बल्कि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने भी कह दिया कि मियां साहब एक बार फिर जो है अदलिया के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया, कौम ने रियलाइज कर लिया है, क्योंकि बहुत से लोगों का यह ख्याल था 2013 के इलेक्शन में कि मियां साहब 7-8 साल शायद वहां पे मक्के मदीने हुआ है, तो शायद वो कहते हैं ना बंदे के पुत्र बन गए होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ चीजें वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं और इनका कोई माजरत के साथ वहां पे अभी भी बड़े लोग रिहाइश पसीर हैं सऊदी अरेबिया में, जो पता नहीं मैं क्या कहूं अब उनके सामने। रजा अरून साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे वही कह रजा अरून साहब, ये कैसा मुल्क है, कैसी कौम है, हम बदनसीब के हमारे ही नसीब में अल्ताफ हुसैन, इफ्तिखार चौधरी और नवाज शरीफ जैसे लोग हैं। ये दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं पैदा हो सकते थे। सही बात है मुबशिर भाई। मुबशिर भाई, इशू ये है कि देखें ना, अब ये देखेंगे ये इंक्वायरी भी हमारे मुल्क की नहीं है ना, ये रिपोर्ट भी हमारे मुल्क की नहीं है, ये तहकीकाती जो एक्सट्रीमली मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्रेडिबल। मैंने तो पढ़ रहा था कि उसमें 360 से ज्यादा जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जर्नलिज्म की एजेंसी है, जिन्होंने मिलकर ये साल से ज्यादा अरसा लगाया इसको अनअर्थ करने में और इसको निकालने में। तो हमारे मुल्क के तो किसी भी फर्द का ये कमाल नहीं है ये रिपोर्ट, हम तो उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। नहीं, हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि 2 दिन के बाद उनका क्या क्रेडिट होना था, उन्होंने आके एक ऐलान किया। न्यूज के जो जर्नलिस्ट है उमर चीमा, वो इसका हिस्सा थे, ये उनका क्रेडिट जो है, बैठे वो हम नहीं ले सकते। आमिर कामिल का भी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे मुल्क में प्रिंट नहीं हुई ना। जी हाँ, उनका होगा यकीनन। ये बेसिकली एक हमारे मुल्क से बाहर का एक वो था और उन्होंने वहां पे इसको प्रिंट किया और उसके बाद ये उसके हम 2 दिन से इस पर डिबेट कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब टीवी पर आए, कौम से खिताब किया। मैं नहीं समझता कि उनको इसकी जरूरत थी। अगर उन्हें जुडिशियल कमीशन बनाना था, अगर झूठ ही बोल रहे थे तो उसके लिए परवेज रशीद काफी था। आ सकता था, वो जहां पे बेशर्मी के हद खत्म होती है उससे 1 मील आगे जाए, दाई साइड में परवेज रशीद साहब का घर है, तो उन्हीं को बोल रहे थे झूठ। वो इतने बोल रही है इतनी देर से, तो बर्दाश्त ही कर रहे हैं। अच्छा, अब जो सोचने की सोचने की बात है ना बशीर भाई, वो ये है कि ठीक है, एक जुडिशियल कमीशन बन गया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो या उसमें जो भी इसकी कॉम्पोजिशन हो, वो एक अपनी जगह। लेकिन जो मुल्क के और इदारे हैं जिनका फर्ज है कि इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद उनका भी इनएक्टिव हो जाना, मतलब वो एक सू मोटो होता है या फिर उनका इनएक्टिव हो जाना, जैसे FIA है या ये ऑडिट के जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, उनको तो इस कमीशन से हटकर उनको नहीं, ऐसा ही तो नहीं इसमें। क्यों नहीं? इसमें तो आपको क्यों नहीं? एक मिनट, मेरा मतलब है मुल्क की चोरियां जो है वो ISI और MI क्यों ना इन्वॉल्व हो उसको पकड़ने में? नहीं, मैं कहता हूं वो ठीक है, वो भी हो जाए, इसकी भी GIT बना लें। लेकिन जो एक्चुअली ये बड़ा स्पेशलाइजेशन किस्म का काम है, इसमें बहुत आसान है कि ऑफशोर कंपनीज रखना। मेरे पास इल्लीगैलिटी नहीं है बशीर भाई, ये बात हमें समझनी चाहिए। उसको रखने के कई वजह सर नहीं सर, एक मुझे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो असूल की बात करना चाह रहा हूँ कि ऑफशोर कंपनी मेंटेन करना रखना इलीगल नहीं है, उसको डिक्लेयर ना करना इलीगल है, बुरा काम नहीं है, उसकी आमदनी को छुपाना इलीगल है। फिर स्पेशली फिर जो पार्लियामेंटेरियंस हो, स्पेशली जो के पार्लियामेंटेरियन जो ओथ उठाते हैं और ओथ उठाने के साथ साथ वो अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी का फॉर्म हर साल भरते हैं। नवीद भाई को ही पता होगा, मर्चीमा भाई को ही पता होगा, और नवीद भाई को क्या पता होना, ये वैसे डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो वो तो एक बहुत बड़ा वहां पे भी उन पे इनको तो पीपल्स पार्टी वालों को दुख है कि आसिफ जरदारी साहब का नाम इसमें क्यों नहीं आया? इलीगैलिटी में वो चीज आती है। अच्छा, फिर मुबशिर भाई आपको पता है कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, जहां हमें वो स्कीम बताते हैं कि जी ऑफशोर से रिटर्न होके वापस कैसे आ जाओ, तो इनको तो पकड़ना या उनकी खोज लगाना कोई आम इन्वेस्टिगेशन का तो काम है नहीं मुबशिर भाई। तो जो हमारे पास फॉरेंसिक के एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक ऑडिटिंग के एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक फाइनेंशियल ऑडिटिंग के एक्सपर्ट्स, मैं समझता हूं उनको भी इस कमीशन के साथ जुड़ना चाहिए या कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि वंस एंड फॉर ऑल, देखें ये बहुत, अभी हम आइसलैंड का सुन रहे हैं ना क्या हुआ है वहां पे, वंस एंड फॉर ऑल हमें ये तय करना होगा कि ये इस तरह के इल्जाम लगते भी रहें और फिर एक आदमी अपनी क्लियरेंस दे भी ना पाए, तो दोनों तरफ के लिए मैं समझता हूं वज़ीर आज़म साहब के लिए भी ये बेनिफिशियल है कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी हो और इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट हो।
ये किसी इदारे के या सरबरा या हुकूमत के अंडर नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस हुकूमत के सरबरा उमर चीमा और नवीद चौधरी, आप दोनों से मैंने एक सवाल ये करना है कि सरबरा पर इल्जाम लग जाए। सॉरी रजा भाई, सॉरी, मुझे जरा सा यहाँ पे इंटरजेक्ट करना था। बात यह है कि बीबीसी ने कई साल पहले डॉक्यूमेंट्री दी फ्रॉम गवाल मंडी टू मेफेयर, उनकी डॉक्यूमेंट वो गलत है तो उन पे केस करते ना, जरा मैं देखता कि आपने बीबीसी को तो न जाके वहां पे। किम बाकर ने अपनी किताब लिखी, उसने आपके मतलब 56 सफात में लिखे कि आप माशाल्लाह कितने करप्ट आदमी हैं, अगर आप में हौसला था तो उसके ऊपर केस करते। आपके ऊपर वो रेमंड व्हील की किताब आई, अगर वो गलत थी तो उसके ऊपर आप लिखते, केस करते जाके, कम पाकिस्तान की अदालत में कर देते। आपने क्या किया, डेक्लन वॉल्श ने, जिसको आपकी हुकूमत ने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया, उसने एक कॉलम लिखा जिसमें उसने कोई सबूत नहीं दिया, पूरी दुनिया में कोई कंप्लेनर नहीं था, आपने एग्जैक्ट को बंद कर दिया, बोल को बंद कर दिया, 8000 लोगों को आपने बेघर कर दिया, नौकरी से अलग कर दिया। वो तो एक कॉलम की बुनियाद पे हुआ था। यहां पूरे दुनिया के जर्नलिस्ट जो हैं वो साथ शामिल हैं, बकौल रजा अरून के 300 से ज्यादा जर्नलिस्ट यहां पे शामिल हैं। अब मियां नवाज शरीफ को बमै एलो अयाल क्यों पाबंद सलासल नहीं किया जा रहा, उनके अकाउंट्स मुंजमद करके तहकीकात करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वो इतने सच्चे हैं तो आपने उनको क्लियर करने का बेहतरीन तरीका ये था कि वो अपने को क्लियर करने के लिए आज पूरी कौम को कहते हैं कि मैं सरेंडर करता हूं और मैं पीछे हट रहा हूं, और बिल्कुल जब तक मैं अपने आप को क्लैरिफाई नहीं करूंगा तो वापस नहीं आऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, सियासी गेमें खेली। आज आर्टिकल 61, 62 इनके में नहीं लगता जब इतने झूठ उन्होंने पूरा बोले, और ये ऑन ओथ कह रहे हैं। आर्टिकल ही कम है आपके पास, इनके ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिकल लगते हैं। उसके तहत तो डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है आज इनकी, क्योंकि ये जो मैंने अभी बातें आपके सामने कही, ये जो मैंने सारे रेफरेंसेस दिए, जो डॉक्यूमेंट्स वहां पड़ी हैं, जो स्टील मिलें वहां लगी हैं, जो फॉरेन लोन्स इन्होंने गारंटी के तौर पर लिए और लोकल लोन्स इन्होंने लिए, ये कहते हैं जी हमने तो सारे कर्जे माफ कर दिए, आपने सबने पे बैक कर दिए। कहां पे बैक कर दिए, किसको पे बैक? इलेक्शन कमीशन ने 13/2012 के दौरान पार्लियामेंटेरियंस के असासों और वाजिबात जो तफसीलात जारी की, उसके मुताबिक नवाज शरीफ के असासों की कदर कीमत जो थी वो 26 करोड़ 16 लाख रुपए से बढ़कर 1.71 अरब रुपए तक जा पहुंची, जो उन्होंने मई के इंतखाबात में अपने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दाखिल कराई थी। अब मुझे ये बताएं कि 1.71 बिलियन, चले मैं अगर मान लेता हूं कि ये जायज है और ये इसमें इसके अलावा कोई नहीं है, तो इनकम टैक्स क्यों आपका सिर्फ 25-30 हजार पे जमा हुआ है? देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको ये आपको याद होगा कि एसआरओ की पॉलिटिक्स किसने शुरू की थी, ये लोग भूले तो नहीं हुए ना। जब एसआरओ की पॉलिटिक्स शुरू हुई तो वहां से बिलियंस रुपए, ये कहते हैं जी हमने अब कारोबार को कभी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाया। यही लोग हैं जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से इनकी चांदी शुरू हुई जब वे फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं ज़ियाउल हक के दौर में, और उसके बाद रुके ही नहीं है। कभी एसआरओ, कभी ड्यूटियाँ बढ़ा रहे हैं, कभी ड्यूटियों को वापस ला रहे हैं। गडियानी की जो बंदरगाह वो उसके ऊपर वो इंडस्ट्री बंद कर दी गई, क्यों जी, लोकल करेगा तो सरिया बेहतर हो जाएगा, स्टील बदल आ जाएगा। ऐसी ऐसी गेमें दिखाई गई और वो आवाम भूली नहीं हुई ना। आवाम को अभी तक पता नहीं आज आवाम को कैसे हो ये बेवकूफ़ बना रहे थे और ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे थे जैसे ये दूध के दले हैं, बाकी सब चोर है। और खासकर आज पीपल्स पार्टी पे तो ऐसे ये बरस रहे थे जैसे सिर्फ उन्होंने उठाया। उनका ख्याल था कि मैं मुस्लिम लीग की जो हमारे कारकुनान है ना, उनके अंदर सोया हुआ मुस्लिम लीग की जगा लूंगा इस बात से। नहीं, जागना कहा है, अब तो वो मुस्लिम लीग से हाथ मिलाते भी डरते हैं, इसलिए कि क्यों चीमा साहब उनके इर्द गिर्द देख ले कौन है। पीपल्स पार्टी को क्यों, मैं पीपल्स पार्टी का हमदर्द नहीं हूं बिल्कुल, ना मैं वोटर हूं ना सपोर्टर हूं। देखिए बड़ा एहतराम करता हूं, आपने मुझे वोट डाला, चौधरी साहब का मैं बड़ा, मैंने आपको डाला हुआ है। पीपल्स पार्टी को अल्लाह माफ करे, लेकिन मां से आंख होगा, बीवी से तलाक होगा, आपको कौन वोट डाले पीपल्स पार्टी को? जी चीमा साहब। रुकमान साहब, बात ये जो नवी साहब बात कह रहे हैं, कौम को बेवकूफ बनाने की सारी कौम जानती है। 80 और 90 की दिहाई के अंदर इन दोनों जमातों ने मिलकर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, जब तक 2007 के अंदर इनका चार्टर ऑफ डिकॉइटी साइन नहीं हुआ। मुझे एक बात बताएं, जब बेनीजी ने खुद डिनाई किया कि सरे महल उनका नहीं है, उसके बाद जब ये पैसे ले रहे थे जरदारी साहब, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को क्या साम सूंखा हुआ था आपके सामने? आपको याद है जब पिछले इनके दौरे हुकूमत के अंदर जब हम इनको बात क्या कहते थे? मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जिसकी वजह से लोग चलते रहे आगे। नहीं, मैं आपको कर्ज करता हूं, मेरा इस वक्त इशू जो है यही ऑफशोर कंपनी और ये सब चीजें आपके अंदर क्लियर हो चुकी है। मैं आपको एक बात करता हूं, मैं आपको एक अर्ज कर दूं चीमा साहब, प्रॉब्लम एक और है कि यहाँ पे हमारे यहाँ हुकूमत नहीं है, हमारे यहाँ पूरा एक फैमिली की जहनियत है जो हर जगह पे है।
जो एडॉक हमारा नॉन कंफर्म जज होता है, अगर वो हुकूमत के खिलाफ फैसला देते उसको कंफर्म नहीं करते। हमारे यहाँ पुलिस वाले जो हैं वो जाती मिल्कियत उनकी और सब्जियां लाने पे मामूर है। हमारे यहाँ कोई जो है आदमी सरकारी मुलाजिम जो है उसको ग्रेड 17 से 18 से उठा के उसको 21-22 पे कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत करने पे मामूर हो जाए। हमारे मुल्क में कोई चीज सही अब नहीं हो सकती जब तक गैलोटीन मशीन पे करप्ट लोगों को उनका कीमा ना बनाया जाए। एक मैं जब ब्रेक के बाद आऊंगा मैं नवाज शरीफ के मजीद करतूत बताऊंगा, बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। रजा हारून साहब, मुझे एक बात बताएं कि मुझे अभी ब्रेक में पता चला है कि रिपोर्ट सारी जस्टिस रमदे को बनाया जा रहा है कमीशन का हेड। अब कानून के मुताबिक रिटायर्ड जस्टिस जो होता है वो इंक्वायरी कमीशन का हेड बन सकता है, वो जुडिशल कमीशन का हेड नहीं बन सकता। तो क्या नवाज शरीफ ने झूठ बोला था या उनको पता ही कुछ नहीं है? और दूसरी बात यह है कि मुल्क तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया है। ये कैसा कारोबारी आदमी है भाई कि खुद बिलियंस और बिलियंस कमाता रहता है और मुल्क जो है कर्जों में फंसता रहता है। मुबशिर भाई देखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम अब जाहिर है कि हम चाहें तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बहुत इजी है, कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मामला है क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं मुल्क के वजीर आजम की। वेदर यू लाइक हिम और नॉट, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, हमारे मुल्क का एक सबसे बड़ा ओहदा है, तो बहुत कुछ एट स्टेक है। इंटरनेशनली बहुत कुछ एट स्टेक होगा, वो हर चीज होगी। हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर है दो बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ। मैंने जैसे तकरीर की बात, जब मैंने तकरीर की बात की थी, उनकी स्टेटमेंट की, तो मैं समझता हूं कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि जब वो अपनी इनोसेंस प्लीड कर चुके, पूरी स्पीच में, स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी इनोसेंस प्लीड की, और वो ठीक भी हो सकती है, लेकिन उस इनोसेंट प्लीड करने के बाद कमीशन बनाना मैं नहीं समझ पाया। या तो वो सिर्फ अपनी इनोसेंट प्लीड करते या वो अपनी इनोसेंट को बाद में प्लीड करते। तो ये मेरे हिसाब से ये उनके एडवाइजर्स ने, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इंडिविजुअली मेरी पार्टी का मौकिफ नहीं है, मेरा है, शायद उनको ये नहीं करना चाहिए था। अगर कमीशन ही बनाना था तो अपने पूरी ये हिस्ट्री नहीं बतानी चाहिए थी आज। नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 बात ये है कि कोई जज जो है वो जब तक कि उसके साथ ये एजेंसीज या एक्सपर्टीज उसको नहीं हासिल होंगी, एक्सेस नहीं होगा, वेदर कोई भी हो, तो इसीलिए जरूरी ये होता है कि जो आपके मुल्क के इदारे हैं जिनको आपने एस्टैब्लिश किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जिनका काम है इस तरह की कंप्लेंट्स को केटर करना, उस पर एक्शन लेना, उनसे ही काम लेना चाहिए। ये हर चीज का कमीशन बन जाना भी मैं समझता हूं कि एक हम वाया मीडिया देख के उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं बड़ा स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, पार्लियामेंट की क्या कमेटी एक्टिव नहीं हो सकती थी? क्या नैब के इदारे के अंदर जिसके पास ये रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल ऑडिटिंग के, उनको ये हवाले काम किया जाना चाहिए और इसको रेगुलर पैटर्न में लेके चलना चाहिए था। तो आई होप सो। मैं अभी भी ये समझता हूं कि एलिगेशंस की सतह तक तो ठीक है, एक बहुत ही, मैं समझता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे मुल्क के लिए। मैं इसको सिर्फ वजीर आजम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा। जब तक ये वजीर आजम हैं और जब तक ये इन पे इल्जाम आते हैं, बेशक इनकी फैमिलीज पर हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल इंटरेस्ट में कि वो इसको क्लैरिफाई करें। उमर चीमा अपना, सॉरी नवीद चौधरी साहब, आज तमीना दुरानी साहिबा की ट्वीट्स आई हैं जिसमें उन्होंने शरीफ फैमिली को बड़ा क्रिटिसाइज कर दिया। ये पहले भी बातें आ रही थी कि घर वालों में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं और सीरियस किस्म की, क्या ये उसी का पेश खेमा क्या है? ये देखिए, आपको याद होगा कि जब ये जो हुआ था वाकया रावलपिंडी वाला, जब कादरी के चेलम के ऊपर, और जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया, तो हमने तो कहा कि शहबाज शरीफ जो है ना, वो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत इसको कमज़ोर करेंगे। ये उसकी तरह दूसरा स्टेप है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को पता है कि इसके अंदर उनकी फैमिली के नाम नहीं अभी तक आए, सिर्फ नवाज शरीफ की फैमिली के नाम है। तो ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि तमीना के ज़रिए से ये वार किया गया है, और मैं समझता हूँ ये वार करके अवाम को के अंदर एक नई बहस शुरू करने की कोशिश की है कि जी हम कौन नेक है और कौन बद है और कौन अमानतदार है, कौन दयानतदार नहीं है, इस तरह की। हालांकि करप्शन के प्रोग्राम उनके यहाँ भी बड़े पड़े हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये चीज़ें थी। लेकिन जो अभी बात रजा हारून साहब कर रहे हैं कि देखिए बात यह है कि वो वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म के तौर पे हमें उनकी चीज़ का एहतराम करें। उन्होंने आज अपने एहतराम को खुद ही फेंक दिया जब उन्होंने इतने बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि जो उन्होंने कब्ज़ा किया, उन्होंने ये किया।
पॉलिटिकल स्कोरिंग की, जितनी भी स्कोरिंग की, तो उन्होंने अपने आप को उस कटहरे में लाके खड़ा कर दिया कि आज हर पार्टी उनके ऊपर उंगली उठा सके और उनको कह सके। कोई भी जी शाउर आदमी आज उनके कमीशन वाली प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं है कि जब तक उसकी प्रॉपर फौजदारी ऑडिट ना हो वो किसी सूरत भी सही रिपोर्ट नहीं दे सकते। और ये नहीं है कि ऑडिट यहाँ लोकल हो, ऑडिट तो होगा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आगे करेगी जिसकी न्यूट्रलिटी हो, जिसको पता हो कि ये करे छोड़े ना अपना। जी चीमा साहब, इंटरनेशनल स्कॉटलैंड यार्ड से जो आप लोगों ने बेनजीर की इंक्वायरी करा ली वो भी हमारे सामने है जी, तो उसका रिजल्ट भी तो नजर और छोड़े ना यार, किसी को तो ना कुछ कहें दिया। आपके वो अपना बेनजीर का शुक्र करें, अभी तो वो बच्चे मिस्कीन हुए हैं, वो और कुछ हो जाना था जी। वो क्या हो जाना था जी? आप अभी ब्रेक से पहले आपने बड़ी एक अहम आपने नुक्ता उठाया कि इदारे, अब कौन सा इदारा, नैब आपके सामने कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद उनके केसेस नैब के अंदर पड़े, खुर्शीद शाह साहब उनके केसेस नैब में थे, और उन्होंने मिलकर नैब का चेयरमैन जब अपॉइंट किया, तो ऐसे इदारे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसी तरीके से आप अदलिया की बात करते हैं। पूरी कौम ने अदलिया की आजादी के लिए मूवमेंट चलाई, हमारे जैसे वर्कर्स ने डंडे खाए, थानों में गए, पुलिस शेलिंग का सामना किया, किस लिए किया? जजों की नौकरियां और उनके पक्ष के लिए नहीं किया था, हमने इस मुल्क के अंदर इंसाफ के हसूल के लिए किया था। आप भी मुझे बताइए, नवीद चौधरी साहब बैठे, इनसे पूछें, ये जो रोना रोते हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब 8 साल जेल के अंदर है और इंसाफ नहीं मिला, इसलिए कि आज भी 95% जुडिशरी जो है इन्हीं लोगों की हैंडपिक जुडिशरी है। क्यों नहीं जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की जाती है? भाई मेरे प्रोग्राम में जुडिशरी के ऊपर बात ना करें प्लीज, आपकी मेहरबानी। मैं बड़ी दफा कटहरों में खड़ा होकर माजरतें कर चुका हूं, मेरे से और माफी मांगने की हिम्मत नहीं है। एक मिनट, आप लोग तो सियासतदान है, आप करके करा के इधर उधर से निकल जाते हैं। नहीं, एक मिनट प्लीज, नहीं, मैंने एक और सवाल करना, मैंने एक और सवाल करना है आप तीनों हजरात से, इसलिए आपकी उमर चीमा साहब एक मिनट, मेरे भी जज्बात कुर्बानी दी हुई है इस अदलिया की आजादी के लिए, मैंने डंडे खाए हैं। उमर चीमा साहब आपने डंडे खाए, आपको डंडे पड़ने चाहिए थे। अगर इफ्तिखार चौधरी के लिए कोई निकला, मैं तो उस वक्त भी कहता था नहीं, आपको नहीं समझ आती थी, आप हामिद खान के पीछे लगे हुए थे, हामिद खान के पीछे इमरान खान भी थे, अब सारों को ठंड पड़ गई है। अब आप सुन ले मेरी बात, मैं किसी जज, अब आप मेरी बात सुन ले गौर से। मैं तो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के निकला था ताकि आम गरीब अवाम को, पाकिस्तानी कौम को जो है इंसाफ मिल सके। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश ये कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है कि मामलात को ठीक कर लिया जाए, वरना जिस नहज पे लेके जा रहे हैं चीजें। एक मिनट, मैं आपने मुझे अंदर चले, आपकी वजह से मुझे कंटेम्प्ट पड़ती है तो पड़े। आपको मैं सुभान अल्लाह, एक जरा बात का मुझे आप भी जवाब दीजिएगा और इस मुल्क के तमाम जज साहिबान, इज्जत माब जज साहिबान और वकील साहिबान भी मुझे जवाब दें कि जब हम जैसे लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, हमें आप कहते हैं अदालत का रुजू करो, और जब इफ्तिखार चौधरी को प्रॉब्लम हुई तो आप सारे सड़कों पर निकल आए, उस वक्त अदालतों में क्यों नहीं गए? यानी जिस चीज का आप लोग खुद एतबार नहीं करते, वो आपने हमें अपना कह रहे हैं कि हम उसका एतबार करें। नहीं, सॉरी, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। इसका इफ्तिखार चौधरी को कभी ना कभी मरने से पहले जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो उनको अरसलान के ऊपर भी देना पड़ेगा, लेकिन ये देना पड़ेगा। एक चीज मैंने आप तीनों को दिखानी है वेरी क्विकली। आखिर में मैं लुकमान साहब, आखिर में क्यों, मुझे आखिर में सिर्फ मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि आज प्राइम मिनिस्टर ने जो इतनी लंबी तमहीद बांधी, जो पूरा अपने सफर की दास्तान और जो इतनी मासूमियत का इजहार किया, मजलूमियत तो जाहिर कर रहे थे, वो सिंपल बता देते कि वो किस तरीके से ये कौम का लूटा हुआ पैसा मुल्क से बाहर कैसे लेके गए, और अगर उनका कोई ये जायज पैसा था तो भी हकायक कौम के सामने लेके आते हैं। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी आई डेक्लन वॉल्श की, दिखाएं जी स्क्रीन पे, दिखाएं कंपैरिजन इनको। 4 घंटों में एक्शन हुआ, एग्जैक्ट और उसके अकाउंट्स बंद हो गए, और मुल्क दुश्मन रिपोर्ट पर फर्जी किरदार, गैर तस्दीक शुदा तफसीलात और ब्लैकमेलिंग और मीडिया कैंपेनिंग जो है वो इसके ऊपर शुरू हो गई। शुएब शेख ने आईटी एक्सपोर्ट्स में 65% हिस्सा और $50 बिलियन लाने का उसने वादा किया था। शुएब शेख 30,000 लोगों को रोजगार देने के बावजूद, 10 महीने के बावजूद जेल के अंदर है, और उसकी अभी तक कोई उसके ऊपर बेल तक की बात नहीं हो रही। पैनामा लीक्स रिपोर्ट के बाद 24 घंटे गुजरने के बावजूद कानूनी इदारों की मुकम्मल खामोशी है। तस्दीक शुदा रिपोर्ट जिसमें तमाम सबूत और हकायक मौजूद हैं, हालांकि उसमें 300 से ज्यादा जर्नलिस्टों के अपना उसमें रिपोर्ट है, वो एक डेक्लन वॉल्श की नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा गैर कानूनी तरीके से यहां पे बाहर भेजा गया, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। 18 करोड़ पाकिस्तानियों का पैसा लूटने वालों पर कोई एक्शन नहीं है। रजा हारून साहब, मुझे बड़े दुख से यह सवाल कहना पड़ रहा है
कि अगर ये एग्जैक्ट और बोल पंजाब की कंपनियां होती, मियां मंशा की कंपनियां होती, तो क्या किसी की हिम्मत थी इनको बंद कर देता? मैं समझता हूं कि इंसाफ का असूल होता हुआ और नजर आना, वो सब जो हम सुनते रहे ना मुहावरे, वो कम से कम एग्जैक्ट के साथ इस वजह से नहीं हुआ कि किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक अखबार की खबर जो उस मुल्क से बिलोंग ना करती हो, बाहर कहीं प्रिंट हो रही हो, उसकी आप तहकीक के बगैर इतना बड़ा एक्शन ले लें। मे बी पॉसिबल वो बोल के शोएब साहब हो सकता है कि उस अखबार की खबर के मुतालिक थे भी और इन्वॉल्व भी होते फला, लेकिन उसका जो प्रोसीजरल स्टेप्स लिए गए वो मैं नहीं समझता हूँ कि अप्रोप्रिएट थे। उस तरीके से एक्शन इस तरीके से, जबकि वो अवेलेबल थे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो अवेलेबल रहे, वो अकाउंटेबल भी रहे, उन्होंने अपनी प्रेजेंस रखी और उनसे तमाम चीज़ें, और मैंने उनका एक वो सुना भी था जो उन्होंने टीवी पर आकर शायद बोल पे उन्होंने वाकई अपने कारकुनान से, स्टाफ से जो खिताब किया था, ही वॉज रेडी टू फेस द म्यूजिक, जो भी कानूनी एक्शन होगा। और वहाँ पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी और उनकी जानिब से अगर कोई और इल्जाम थे तो उसकी तहकीक के लिए आप वो अवेलेबल थे। इतना बड़ा एक्शन लेना मैं समझता हूँ आउट ऑफ प्रोपोर्शन था, और आज जो है वो अगेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शन आया। चोई साहब देखिए, जो बात आपने की वो तो बिल्कुल उसमें तो तरीही हकीकत है कि जो रवैया था इनका वो एक बायस रवैया था, लेकिन उसके साथ साथ देखने की ज़रूरत है कि अब जब खुद उस कटहरे में आ रहे हैं तो फिर रवैया क्या है, फिर वो क्या करना चाहते हैं, फिर वो क्या रोल अदा करना चाहते हैं। अभी तक देखें चीमा साहब ने भी और जो अभी आपने भी कुछ ऐसी बातें कही जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हम ऐसी बात कह रहे हैं। बात यह है या पीपल्स पार्टी या नून लीग या उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है असूलों की, कि जो असूल यहाँ अडॉप्ट किए गए और जिस तरीके से यहाँ विच हंटिंग की जाती रही है माजी में भी और आज भी, जो उन्होंने अपनी तकरीर में पीपल्स पार्टी को जो विच हंटिंग की क्योंकि उनको जवाब नहीं ना उस वक्त मिल रहा था, उसका रवैये में तब्दीली कब आएगी, कब लोग समझेंगे। लोगों ने पता चल गया है कि ये एक आसान तरीका होता है कि किसी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दो और उसके बाद अपने आप को क्लियर कर लो। जैसे आपके एग्जैक्ट वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और लट हिम प्रूव, वो कहते हैं प्रूव करें, यहाँ कहते हैं सबूत लेके आप आए, यहाँ भी तो प्रूफ खुद करते ना, तो फिर तो हम समझते। यहाँ कहते हैं जी सबूत लेके आप कमिश्नर के पास चले जाए तो साबित कर दे, अगर आप हम पे कोई इल्ज़ाम है तो हम नहीं जाना चाहते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये दोहरा मेयार इसलिए दिया गया कि माजी में भी ऐसे कमीशन जो बनते रहे हैं उनकी क्या हैसियत रही है। ऐसे कमीशनों का ना तो कोई रिजल्ट आया, ना कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐसा आया। अब जब रिटायर्ड अगर जज बैठेंगे तो उनकी तो वैसे भी वो हैसियत नहीं रहती, जो उनके पास कोई क्रिमिनल पास हो या ऐसी पावर हो तो एक सजेस्टिव हो सकते हैं कि इसके ऊपर ये इंक्वायरी कमीशन हो सकता है, नहीं सजेस्टिव हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सजेस्टिव हो सकते हैं ना, एक्शन तो नहीं हो सकता उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ इस कमीशन की प्रपोजल को आज तमाम तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज ने मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, ना ये चीज़ से उनकी जान बचेगी जब तक वो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं लाते और अपने आप को स्टेप डाउन भी करते, क्योंकि अब स्टेप डाउन होना ज़रूरी हो गया। आज की इनकी जो स्पीच है उसके बाद तो स्टेप डाउन होना ज़रूरी हो गया क्योंकि वो खुद पार्टी बन गए हैं। पहले उन्होंने कहा मेरे बच्चे शामिल हैं, आज वो खुद पार्टी है। उनको चाहिए कि इस वक्त चौधरी निसार सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाए और खुद फौरन उतर जाए। चीमा साहब आप एग्री करते हैं मेरी राय से? चौधरी निसार साहब तो वही रोल अदा कर रहे हैं, बहुत बेहतर है वो। जी आपको याद है हमने तो ये जब इलेक्शन की धांधली के हवाले से भी हमने इसीलिए कहा था कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और तब तक प्राइम मिनिस्टर जो है उनको स्टेप डाउन करना चाहिए और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो ही तब उसी वक्त सकती जब कोई जो है इंडिपेंडेंट या एक न्यूट्रल बंदा जो है उसको हेड करे। राइट अब सूरत हाल ये है इस वक्त कि असेंबली में पीपल्स पार्टी अब पीएमएलएन के खिलाफ स्टांस लेगी कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर आसिफ वगैरह आप ही के गिरफ्तार हो रहे हैं, यहाँ पे मंशा वगैरह कुछ नहीं हो रहा। देखिए पीपल्स पार्टी ने एक तब्दीली ये थी कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया हुआ था कि हमें तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी और एजुटेशनल पॉलिटिक्स उस हिसाब से करनी है जहाँ एक चीज़ है ये, क्योंकि एक ऐसा इशू है, इसके लिए आपने देखा होगा कल हमने जब जलसा था हमारा गड़ी खुदा बख्श में, उसमें तो बाकायदा चौधरी एतजाज ने जब ये कहा कि 21 दिन है और काउंटडाउन शुरू किया था, आज उसका पहला दिन शुरू हो चुका है। हमने तो काउंटडाउन शुरू कर दिया हुआ है कि 21 दिन के अंदर अंदर अगर इसके वो अदारे जिन अदारों को यहाँ तहकीक करनी चाहिए वो नहीं करते तो पीपल्स पार्टी उस पर एहतजाज भी क्या करेगी। आप लोग ये समझते हैं कि कराची में तो ऑपरेशन हो रहा है लेकिन पंजाब में भी फाइनेंशियल ऑपरेशन होना चाहिए? वो तो शहबाज शरीफ ने कोशिश कर ली ना
तमीना से बात करवा के। छोड़े मुबशिर भाई, क्या मुबशिर भाई, रहना पाकिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, और ख्वाहिशात ऐसी हैं कि जापान जैसा सिस्टम हो, अच्छे मुल्क का सिस्टम हो। छोड़ें 40 मिनट 50 मिनट के प्रोग्राम में जितना कुछ आप कह सकते थे आपने कह दिया, आपकी यही जिम्मेदारी बनती है। बाकी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रखना और खुशफहमी में जिंदा रहना, ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं आएंगी इस मुल्क में। हम इसी चीज़ को बैठ कर बोलते भी रहेंगे, रोते भी रहेंगे, ख्वाहिशात बड़ी बड़ी रखेंगे। सिस्टम हमने बनाए नहीं हैं, इदारे हमने खड़े नहीं किए हैं। जब इदारे खड़े हुए होते, सिस्टम्स होते, तो क्या हम और आप बैठ के मीडिया पे ये सोच रहे होते कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, क्या होना चाहिए? भाई सिस्टम होते हैं मुल्क में, वो मुल्क को चलाते हैं। छोड़े मुबशिर भाई, 40-50 मिनट का हो गया, सबने सुन लिया। उमर चीमा साहब, लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। मुझे पता है कौन सी आपकी एक बात किसी ने मान लेनी है। एक मिनट ठहर जाए। रजा हारून साहब पे आई, रजा हारून साहब, बात यह है कि जब आग लगी, ठीक है ना, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग लगाई गई, तो एक चिड़िया जो थी वो अपने चोंच में पानी का कतरा लेकर जा रही थी। तो उसको किसी ने पूछा कि तुम्हारी इस आग से एक बूंद से क्या आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदगी ना हो कि मैंने अपने हिस्से का पानी नहीं डाला वहाँ पे। मेरे प्रोग्राम से कोई फ़ायदा हो या ना हो, मैंने अल्लाह की बारगाह में अपना हिस्सा डालना, मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। जी चीमा साहब। ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू हो शर्मा। थैंक यू। मैं रुकमान साहब यही अर्ज कर रहा था कि ये तमाम मसाइल जितने भी हैं, करप्शन है, आपके इलेक्शन रिगिंग है, इस तरह जब तक ये इन मसाइल से हम नहीं निकल सकते, जब तक इदारे मजबूत ना हो और जब तक इदारों को जो है डीपोलिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि इससे कभी भी जो है इंसाफ उसी वक्त डिलीवर हो सकता है, मुहैया किया जा सकता है आपको, जब एक इदारों के ऊपर अवाम का एतमाद बहाल हो और बिला इम्तियाज एहतसाब हो, कानून अमीर गरीब छोटे बड़े सबके लिए एक हो। थैंक यू वेरी मच नवीद चौधरी, रजा हारून, उमर चीमा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हुए एक दुआ से ही मैं ये प्रोग्राम का इख्तिताम कर सकता हूँ। अल्लाह ताला राहील शरीफ को गुस्सा दिला दे, तेरी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। आज तमीना दुरानी साहिबा की ट्वीट्स आई हैं जिसमें उन्होंने शरीफ फैमिली को बड़ा क्रिटिसाइज कर दिया। ये पहले भी बातें आ रही थी कि घर वालों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और सीरियस किस्म की, क्या ये उसी का पेश खेमा क्या है? ये देखिए, आपको याद होगा कि जब ये जो हुआ था वाकया रावलपिंडी वाला, जब कादरी के चेलम के ऊपर और जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया, तो हमने तो कहा कि शहबाज शरीफ जो है ना, वो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसको कमज़ोर करेंगे। ये उसकी तरह दूसरा स्टेप है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को पता है कि इसके अंदर उनकी फैमिली के नाम नहीं अभी तक आए, सिर्फ नवाज शरीफ की फैमिली के नाम है। तो ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि तमीना के ज़रिए से ये वार किया गया है, और मैं समझता हूँ ये वार करके अवाम को के अंदर एक नई बहस शुरू करने की कोशिश की है कि जी हम कौन नेक है और कौन बद है और कौन ईमानदार है कौन दयानतदार नहीं है, इस तरह की। हालांकि करप्शन के प्रोग्राम उनके यहाँ भी बड़े पड़े हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये चीज़ें थी। लेकिन जो अभी बात रजा हारून साहब कर रहे हैं कि देखिए बात यह है कि वो वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म के तौर पे हमें उनकी चीज़ का एहतराम करें। उन्होंने आज अपने एहतराम को खुद ही फेंक दिया जब उन्होंने इतने बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि जो उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने ये किया, पॉलिटिकल स्कोरिंग की, जितनी भी स्कोरिंग की, तो उन्होंने अपने आप को उस कटहरे में लाके खड़ा कर दिया कि आज हर पार्टी उनके ऊपर उंगली उठा सके और उनको कह सके। कोई भी जी शाऊर आदमी आज उनके कमीशन वाली प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं है कि जब तक उसकी प्रॉपर फौजदारी ऑडिट ना हो, वो किसी सूरत भी सही रिपोर्ट नहीं दे सकते। और ये नहीं है कि ऑडिट यहाँ लोकल हो, ऑडिट तो होगा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आगे करेगी जिसकी न्यूट्रलिटी हो, जिसको पता होगा। छोड़े ना अपना। जी चीमा साहब, इंटरनेशनल स्कॉटलैंड यार्ड से जो आप लोगों ने बेनजीर की इंक्वायरी करा ली, वो भी हमारे सामने है जी, तो उसका रिजल्ट भी तो नजर आ छोड़े ना यार, किसी को वो अपना बेनजीर का शुक्र करें, अभी तो वो बच्चे मिस्कीन हुए हैं, वो और कुछ हो जाना था। जी वो क्या हो जाना था? जी आप अभी ब्रेक से पहले आपने बड़ी एक अहम आपने नुक्ता उठाया कि इदारे, अब कौन सा इदारा, नैब आपके सामने
कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद उनके केसेस नैब के अंदर पड़े, खुर्शीद शाह साहब उनके केसेस नैब में थे, और उन्होंने मिलकर नैब का चेयरमैन जब अपॉइंट किया, तो ऐसे इदारे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसी तरीके से आप अदलिया की बात करते हैं। पूरी कौम ने अदलिया की आजादी के लिए मूवमेंट चलाई, हमारे जैसे वर्कर्स ने डंडे खाए, थानों में गए, पुलिस शेलिंग का सामना किया। किस लिए किया? जजों की नौकरियां और उनके पक्ष के लिए नहीं किया था, हमने इस मुल्क के अंदर इंसाफ के हसूल के लिए किया था। आप भी मुझे बताइए, नवीद चौधरी साहब बैठे, इनसे पूछें, ये जो रोना रोते हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब 8 साल जेल के अंदर है और इंसाफ नहीं मिला, इसलिए कि आज भी 95% जुडिशरी जो है इन्हीं लोगों की हैंडपिक जुडिशरी है। क्यों नहीं जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की जाती है? भाई मेरे प्रोग्राम में जुडिशरी के ऊपर बात ना करें प्लीज, आपकी मेहरबानी। मैं बड़ी दफा कटहरों में खड़ा होकर माजरतें कर चुका हूं, मेरे से और माफी मांगने की हिम्मत नहीं है। एक मिनट, आप लोग तो सियासतदान है, आप करके करा के इधर उधर से निकल जाते हैं। नहीं, एक मिनट प्लीज, नहीं, मैंने एक और सवाल करना, मैंने एक और सवाल करना है। आप तीनों हजरात से, इसलिए आपकी उमर चीमा साहब, एक मिनट, मेरे भी जज्बात कुर्बानी दी हुई है इस अदलिया की आजादी के लिए। मैंने डंडे खाए में। उमर चीमा साहब, आपने डंडे खाए, आपको डंडे पड़ने चाहिए थे। अगर इफ्तिखार चौधरी के लिए कोई निकला, मैं तो उस वक्त भी कहता था नहीं, आपको नहीं समझ आती थी। आप हामिद खान के पीछे लगे हुए थे, हामिद खान के पीछे इमरान खान भी थे। अब सारों को ठंड पड़ गई है। अब आप सुन ले मेरी बात, मैं किसी जज, अब आप मेरी बात सुन ले गौर से। मैं तो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के निकला था ताकि आम गरीब आवाम को, पाकिस्तानी कौम को जो है इंसाफ मिल सके। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश ये कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है कि मामला को ठीक कर लिया जाए, वरना जिस नहज पे लेके जा रहे हैं चीजें। एक मिनट, मैं आपने मुझे अंदर चले, आपकी वजह से मुझे कंटेम्प्ट पड़ती है तो पड़े। आपको मैं सुभान अल्लाह, एक जरा बात का मुझे आप भी जवाब दीजिएगा, और इस मुल्क के तमाम जज साहिबान, इज्जत माब जज साहिबान और वकील साहिबान भी मुझे जवाब दें कि जब हम जैसे लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, हमें आप कहते हैं अदालत का रुजू करो, और जब इफ्तिखार चौधरी को प्रॉब्लम हुई तो आप सारे सड़कों पर निकल आए, उस वक्त अदालतों में क्यों नहीं गए? यानी जिस चीज का आप लोग खुद एतबार नहीं करते, वो आपने हमें अपना कह रहे हैं कि हम उसका एतबार करें। नहीं, सॉरी, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। इसका इफ्तिखार चौधरी को कभी न कभी मरने से पहले जवाब देना पड़े। जवाब तो उनको अरसलान के ऊपर भी देना पड़ेगा, लेकिन ये देना पड़ेगा। एक चीज मैंने आप तीनों को दिखानी है वेरी क्विकली। आखिर में मैं, लुकमान साहब, आखिर में क्यों, मुझे आखिर में सिर्फ मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि आज प्राइम मिनिस्टर ने जो इतनी लंबी तमहीद बांधी, जो पूरा अपने सफर की दास्तान और जो इतनी मासूमियत का इजहार किया, मजलूमियत तो जाहिर कर रहे थे, वो सिंपल बता देते कि वो किस तरीके से ये कौम का लूटा हुआ पैसा मुल्क से बाहर कैसे लेके गए, और अगर उनका कोई ये जायज पैसा था तो भी हकायक कौम के सामने लेके आते। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी आई डेक्लन वॉल्श की, दिखाएं जी, स्क्रीन पे दिखाएं कंपैरिजन इनको। 4 घंटों में एक्शन हुआ, एग्जैक्ट और उसके अकाउंट्स बंद हो गए, और मुल्क दुश्मन रिपोर्ट पर फर्जी किरदार, गैर तस्दीक शुदा तफसीलात और ब्लैकमेलिंग और मीडिया कैंपेनिंग जो है वो इसके ऊपर शुरू हो गई। शुएब शेख ने आईटी एक्सपोर्ट्स में 65% हिस्सा और $50 बिलियन लाने का उसने वादा किया था। शुएब शेख 30,000 लोगों को रोजगार देने के बावजूद, 10 महीने के बावजूद जेल के अंदर है, और उसकी अभी तक कोई उसके ऊपर बेल तक की बात नहीं हो रही। पैनामा लीक्स रिपोर्ट के बाद 24 घंटे गुजरने के बावजूद कानूनी इदारों की मुकम्मल खामोशी है। तस्दीक शुदा रिपोर्ट जिसमें तमाम सबूत और हकाइक मौजूद हैं, हालांकि उसमें 300 से ज्यादा जर्नलिस्टों की अपना उसमें रिपोर्ट है, वो एक डेक्लन वॉल्श की नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा गैर कानूनी तरीके से यहां पे बाहर भेजा गया, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। 18 करोड़ पाकिस्तानियों का पैसा लूटने वालों पर कोई एक्शन नहीं है। रजा हारून साहब, मुझे बड़े दुख से यह सवाल कहना पड़ रहा है कि अगर ये एग्जैक्ट और बोल पंजाब की कंपनियां होती, मियां मंशा की कंपनियां होती, तो क्या किसी की हिम्मत थी इनको बंद कर देता? मैं समझता हूं कि इंसाफ का असूल होता हुआ और नजर आना, वो सब जो हम सुनते रहे ना मुहावरे, वो कम से कम एग्जैक्ट के साथ इस वजह से नहीं हुआ कि किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक अखबार की खबर जो उस मुल्क से बिलोंग ना करती हो, बाहर कहीं प्रिंट हो रही हो, उसकी आप तहकीक के बगैर इतना बड़ा एक्शन ले लें। मे बी पॉसिबल वो बोल के शुएब साहब, हो सकता है कि उस अखबार की खबर के मुतालिक थे भी और इन्वॉल्व भी होते फला। या तो मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त चौधरी शुजात हुसैन बहुत ऑनरेबल आदमी है, अनलाइक मियां नवाज शरीफ। आपके दोस्त होंगे मियां साहब, मेरे नहीं है जी। नहीं, लुकमान साहब,
आपके सामने कि किस तरह वेगली जो है कौम को एक फिर से जो है कौम से मजाक करने की कोशिश की गई है। अगर 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 कोई इंक्वायरी इंडिपेंडेंट करवानी थी, कोई टीओआर नहीं, कोई तरीकाकार नहीं वाज़ेह किया गया, कोई टाइम बार नहीं किया गया। इससे बेहतर तो मोदी सरकार ने जो है वो ट्रिब्यूनल बना दिया, जिन्होंने 24 अप्रैल तक उसको टाइम दिया कि 24 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सामने लेके आए आपके सामने कि ये जिस तरह के मामलात हैं इसके अंदर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है और दूसरे टैक्स एवेजन के हवाले से, इसी तरह बैंकिंग लॉस के हवाले से बहुत सी इसके अंदर मामला हैं जिसके अंदर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। अब ये फिर अभी जो बल्कि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने भी कह दिया कि मियां साहब एक बार फिर जो है अदलिया के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया, कौम ने रियलाइज कर लिया है, क्योंकि बहुत से लोगों का यह ख्याल था 2013 के इलेक्शन में कि मियां साहब 7-8 साल शायद वहां पे मक्के मदीने हुआ है तो शायद वो कहते हैं ना बंदे के पुत्र बन गए होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ चीजें वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं और इनका कोई माजरत के साथ वहां पे अभी भी बड़े लोग रिहाइश पजीर हैं सऊदी अरेबिया में, जो पता नहीं मैं क्या कहूं अब उनके सामने। रजा हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे वही कह, रजा हारून साहब ये कैसा मुल्क है, कैसी कौम है, हम बदनसीब के हमारे ही नसीब में अल्ताफ हुसैन, इफ्तिखार चौधरी और नवाज शरीफ जैसे लोग हैं। ये दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं पैदा हो सकते थे। सही बात है मुबशिर भाई। मुबशिर भाई इशू ये है कि देखें ना, अब ये देखेंगे ये इंक्वायरी भी हमारे मुल्क की नहीं है ना, ये रिपोर्ट भी हमारे मुल्क की नहीं है, ये तहकीकाती जो एक्सट्रीमली मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्रेडिबल, मैंने तो पढ़ रहा था कि उसमें 360 से ज्यादा जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जर्नलिज्म की एजेंसी है जिन्होंने मिलकर ये साल से ज्यादा अरसा लगाया इसको अनअर्थ करने में और इसको निकालने में। तो हमारे मुल्क के तो किसी भी फर्द का ये कमाल नहीं है ये रिपोर्ट, हम तो उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। नहीं, हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि 2 दिन के बाद उनका क्या क्रेडिट होना है, था उन्होंने आके एक ऐलान किया। न्यूज के जो जर्नलिस्ट है उमर चीमा, वो इसका हिस्सा थे, ये उनका क्रेडिट ये जो है, बैठे वो हम नहीं ले सकते। आमिर कामिर का भी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे मुल्क में प्रिंट नहीं हुई ना। जी हाँ, उनका होगा यकीनन। ये बेसिकली एक हमारे मुल्क से बाहर का एक वो था और उन्होंने वहां पे इसको प्रिंट किया और उसके बाद ये उसके हम 2 दिन से इस पर डिबेट कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब टीवी पर आए, कौम से खिताब किया। मैं नहीं समझता कि उनको इसकी जरूरत थी, अगर उन्हें जुडिशियल कमीशन बनाना था, अगर झूठ ही बोल रहे थे तो परवेज रशीद काफी था। सकता था वो जहां पे बेशर्मी के हद खत्म होती है उसे 1 मील आगे जाए दाई साइड में परवेज रशीद साहब का घर है, तो उन्हीं को बोल रहे थे झूठ। वो इतने बोल रही है इतनी देर से, तो बर्दाश्त ही कर रहे हैं। अब जो सोचने की अब जो इसमें सोचने की बात है ना बशीर भाई, वो ये है कि ठीक है, एक जुडिशियल कमीशन बन गया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हों या उसमें जो भी इसकी कॉम्पोजिशन हो, वो एक अपनी जगह। लेकिन जो मुल्क के और इदारे हैं जिनका फर्ज है कि इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद उनका भी इनएक्टिव हो जाना, मतलब वो एक सूमोटो होता है या फिर उनका इनएक्टिव हो जाना, जैसे FIA है या ये ऑडिट के जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, उनको तो इस कमीशन से हटकर उनको नहीं ऐसा ही तो नहीं इसमें। क्यों नहीं? इसमें तो आपको क्यों नहीं? एक मिनट, मेरा मतलब है मुल्क की चोरियां जो है वो ISI और MI क्यों ना इन्वॉल्व हो उसको पकड़ने में? नहीं, मैं कहता हूँ वो ठीक है, वो भी हो जाए, इसकी भी GIT बना लें, लेकिन जो एक्चुअली ये बड़ा स्पेशलाइजेशन किस्म का काम है, इसमें बहुत आसान है कि ऑफशोर कंपनीज रखना मेरे पास इल्लीगैलिटी नहीं है मुबशीर भाई, ये बात हमें समझनी चाहिए। उसको रखने के कई वजह सर नहीं सर, एक मिनट, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो असूल की बात करना चाह रहा हूँ कि ऑफशोर कंपनी मेंटेन करना रखना इलीगल नहीं है, उसको डिक्लेयर ना करना इलीगल, बुरा काम नहीं है, उसकी आमदनी को छुपाना इलीगल है। फिर स्पेशली फिर जो पार्लियामेंटेरियंस हो, स्पेशली जो कि पार्लियामेंटेरियन जो ओथ उठाते हैं और ओथ उठाने के साथ साथ वो अपना एसेट्स एंड लायबिलिटी का फॉर्म हर साल भरते हैं। नवीद भाई को ही पता होगा, मरचीमा भाई को ही पता होगा, और नवीद भाई को क्या पता होना, ये वैसे डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो वो तो एक बहुत बड़ा वहां पे भी उन पे इनको तो पीपल्स पार्टी वालों को दुख है कि आसिफ जरदारी साहब का नाम इसमें क्यों नहीं आया? इलीगैलिटी में वो चीज आते हैं। अच्छा, फिर मुबशीर भाई आपको पता है कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, जहां हमें वो स्कीम बताते हैं कि जी ऑफशोर से रिटर्न होके वापस कैसे आ जाओ,
तो इनको तो पकड़ना या उनकी खोज लगाना कोई आम इन्वेस्टिगेशन का तो काम है नहीं मुबशिर भाई। तो जो हमारे पास फॉरेंसिक के एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक ऑडिटिंग के एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक फाइनेंशियल ऑडिटिंग के एक्सपर्ट्स, मैं समझता हूं उनको भी इस कमीशन के साथ जुड़ना चाहिए या कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि वंस एंड फॉर ऑल, देखें ये बहुत, अभी हम आइसलैंड का सुन रहे हैं ना क्या हुआ है वहां पे, वंस एंड फॉर ऑल हमें ये तय करना होगा कि इस तरह के इल्जाम लगते भी रहें और फिर एक आदमी अपनी क्लियरेंस दे भी ना पाए, तो दोनों तरफ के लिए मैं समझता हूं वज़ीर आज़म साहब के लिए भी ये बेनिफिशियल है कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी हो और इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट हो। ये किसी इदारे के या सरबराह या हुकूमत के अंडर नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस हुकूमत के सरबराह उमर चीमा और नवीद चौधरी, आप दोनों से मैंने एक सवाल ये करना है कि सरबराह पर इल्जाम लग जाए। सॉरी रजा भाई, सॉरी, मुझे जरा सा यहाँ पे इंटरजेक्ट करना था। बात यह है कि बीबीसी ने कई साल पहले डॉक्यूमेंट्री दी फ्रॉम गवाल मंडी टू मेफेयर, उनकी डॉक्यूमेंट वो गलत है तो उन पे केस करते ना, जरा मैं देखता कि आपने बीबीसी को तो न जाके वहां पे। किम बाकर ने अपनी किताब लिखी, उसने आपके मतलब 56 सफात में लिखे कि आप माशाल्लाह कितने करप्ट आदमी हैं, अगर आप में हौसला था तो उसके ऊपर केस करते। आपके ऊपर वो रेमंड व्हील की किताब आई, अगर वो गलत थी तो उसके ऊपर आप लिखते, केस करते जाके, कम पाकिस्तान की अदालत में कर देते। आपने क्या किया, डेक्लन वॉल्श ने, जिसको आपकी हुकूमत ने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया, उसने एक कॉलम लिखा जिसमें उसने कोई सबूत नहीं दिया, पूरी दुनिया में कोई कंप्लेनेंट नहीं था, आपने एग्जैक्ट को बंद कर दिया, बोल को बंद कर दिया, 8000 लोगों को आपने बेघर कर दिया, नौकरी से अलग कर दिया। वो तो एक कॉलम की बुनियाद पे हुआ था। यहां पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट जो हैं वो 7 शामिल हैं, बकौल रजा हारून के 300 से ज्यादा जर्नलिस्ट यहां पे शामिल हैं। अब मियां नवाज शरीफ को बमै एलो अयाल क्यों पाबंद सलासल नहीं किया जा रहा, उनके अकाउंट्स मुंजमद करके तहकीकात करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वो इतने सच्चे हैं तो अपने को क्लियर करने का बेहतरीन तरीका ये था कि वो अपने को क्लियर करने के लिए आज पूरी कौम को कहते हैं कि मैं सरेंडर करता हूं और मैं पीछे हट रहा हूं, और बिल्कुल जब तक मैं अपने आप को क्लैरिफाई बड़े इस बात को, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता हूं। फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से देखें तो क्या है, 1990 में HU बेग कमेटी एक बनाई गई, और ये कमेटी उन्होंने खुद बनाई। HU बेग साहब उस वक्त फिनेंस सेक्रेटरी थे, और उन्होंने जो वर्किंग की उन्होंने 19 कंपनीज इनकी थी इत्तेफाक की, और 10 बिलियन की उन्होंने कहा। लेकिन वही इनके जो थे खालिद राज था, वो 1994 में मार्च में आ कहते हैं जी हमारी जो है वो 21 बिलियन की वर्थ है। तो यही तजादत आपकी 19 कंपनी के पड़ते हैं। और फिर क्या अजूबा था इनके पास, 1982 में एक फैक्ट्री, 93 में दूसरी, 88 में तीसरी। वो तो कह रहे हैं 18 महीने में 6 फैक्ट्रियां बनाई हैं। ये मैं सारे साल गिना रहा हूँ ना, ये सालों में भी एक फैक्ट्री बड़ी बड़ी, ब्रदर स्टील मिल, शुगर मिले। एक तूफान आ गया, उसके पीछे क्या था, एक ही चीज थी कि वो ज़िया-उल-हक का दौर था, और ज़िया-उल-हक के दौर में लोन ज़िया-उल-हक की मर्जी पे से दिया जाता था और राइट ऑफ वही करता था। उस वक्त एक केस 1989 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज भी रिपोर्ट पड़ी हुई है, जिसमें 21 बिलियन ने राइट ऑफ कराया। ये कहते हैं हमने एक पैसा राइट ऑफ नहीं कराया। ये केस आज भी रेफरेंस पड़ा हुआ है वहां, अगर आप असेंबली से उठा के देख लें तो वहां पड़ा हुआ है कि 21 बिलियन इन्होंने राइट ऑफ कराया, ना इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी ना कुछ दिया। और उसके बाद आपको याद होगा सलमान तसीर मरहूम, उन्होंने 1990 में एक वाइट पेपर छापा था एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, उसका नाम था प्रिजनर्स ऑफ वेल्थ, जिसकी सजा उन्हें ये दी गई थी कि उन्हें उल्टा लटका के उनके थाने में उनके पाँव के ऊपर मारे गए थे, जिसलिए आपने देखा वो काली ऐनक पहनते थे क्योंकि उनकी आंखें ब्लड हो गई थी खून आने की वजह से उसमें। उन्होंने जब ये सारे प्लंडर्स ऑफ वेल्थ की निशानदेही की कि किस तरह इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके क्या क्या गेमें खेली और कैसे कैसे अपने लोगों को नवाज के इन्होंने अपने एसेट्स बढ़ाए और कैसे कैसे इन्होंने लोनों को किस तरीके से इस्तेमाल किया, ये सब चीज़ें आई। और उसके बाद नजम सेठी जो आज इनके बहुत करीबी दोस्त हैं और बहुत यार 1999 में उसी नजम सेठी ने क्या किया था, उसी नजम सेठी ने जब एक स्टोरी लिखी तो उसको घर से उठा लिया गया, उसको घर में बंद कर दिया गया, उसे जेलों में रखा गया। ये लोग अभी भूले नहीं हुए, इसलिए आज इतना मासूमाना तरीके से ये गुफ्तगू करनी और पीपल्स पार्टी को ऐसे साबित करना कि ये सब उन्हीं का किस्सा करता है, वही उठाते रहे हैं, इनके तो बड़े कारोबार थे। भाई ऐसे कारोबार जैसे अभी आपने टैक्सेस की बात की, ऐसे कारोबार जिसका जिक्र तमाम बैंकों की पोजीशन में आया। शहबाज शरीफ साहब ने एक वाइट पेपर छापा था खुद आगे, और वाइट पेपर में कहा था, और उस वाइट पेपर में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा था कि हमारी हालत ये थी कि हम बैंकक्रप्ट हो गए थे, लेकिन पता नहीं क्या तो रस्मी चिराग था। दूसरे दिन उन्होंने आके सारे पे वे भी कर दिया। मेरे पास एक लफ्ज क्या, ये जो घर जिसके घर का जिक्र किया गया कि जी हमारा घर छीन लिया गया,
आपको याद होगा उसमें लिखा गया कि ये घर गारंटी के तौर पे दिया गया लोन पे ऑफ करने के लिए, और लेकिन वो लोन आज तक पे नहीं हुआ, तो वो कैसे क्लियर हो गया जब वो वापस आए? ये सिर्फ मुशर्रफ साहब के साथ जब इन्होंने फैसला करके बाहर गए थे और जो एग्रीमेंट किया था 10 साल का, ये सब उसकी मरूने मिन्नत है। उसके मियां नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ शहबाज नैब की तरफ से रोका गया इलेक्शंस के ऊपर, फिर एक कोर्ट के ऑर्डर पे, एक कोर्ट के स्टे पे उनको दोबारा इजाजत दी गई। बैंक लोन्स के ऊपर इत्तफाक ग्रुप के नाम पे मुख्तलिफ बैंकों से जो हासिल किए गए वो सारी डिटेल्स मेरे पास हैं, जिनको राइट ऑफ कराया वो भी मेरे पास है। 386 मिलियन वो बनती है डायरेक्ट यहाँ पे। शरीफ खानदान के एक तर्जुमान ने ये भी कहा कि इत्तफाक ग्रुप ने तमाम कर्जों और मार्कअप बैंकों को वापस कर दिए हैं, प्लीज मुझे भी उसकी डिटेल्स दिखा दें क्योंकि मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है। नैब रावलपिंडी में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के 3 करप्शन रेफरेंस दायर हैं, इंक्वायरियां चल रही हैं, और चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी को रावलपिंडी रीजन के दौरे में बताया गया कि एक बार फिर मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है। हुकूमतें हमारी स्टे ऑर्डर पे चल रही हैं। एक ब्रेक के बाद आऊंगा तो उमर चीमा, रजा हारून और नवीद चौधरी हमारे साथ हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मियां नवाज शरीफ ने आज यह भी कहा कि जनाब एक अदालती कमीशन में फॉर्म कर देता हूं रिटायर्ड जज की सरबराही में। मियां साहब ये नहीं आपने बताया वो जज कौन होंगे, उनको अपॉइंट कौन करेगा? आप करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, उसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे? अगर आपकी चाहत के मेंबर हुए रिटायर्ड जजेस, आपने कह दिया मुझे डर लग गया कि इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस जवाद ख्वाजा और जस्टिस रमदे ये उसके मेंबर होंगे और कुछ सऊदी अरेबिया से कोई तकफीरी लाके आप उसको चेयरमैन बना देंगे उसका। ये किस टाइप का कमीशन है? 15 कमीशन पहले बन चुके हैं इस मुल्क में, आज तक किसी के ऊपर अमल नहीं हुआ। अगर आप में हिम्मत है, अगर मियां नवाज शरीफ, मेरा आपका चैलेंज, आप में हिम्मत है, जस्टिस बाकर नजफी, वेरी वेरी ऑनरेबल नेम ऑफ दिस कंट्री, उनके कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके ऊपर जरा अमल कर लें, मॉडल टाउन कमीशन के ऊपर। मैं मान लूंगा आपके कमीशन पे एतबार कर लूंगा, वरना मुझे एतबार नहीं है। वरना एक ही कमीशन फिर बनता है, एक ही कमीशन बनता है। शेख रशीद हो, उसमें फैसल रजा आब्दी हो, उसमें मुबशर लुकमान हो और जैद आमिद हो, और फिर हम लोग फैसला करें आप चोर हैं कि नहीं, फिर मैं मानूंगा उस कमीशन को। उमर चीमा, आपका क्या ख्याल है? मुबशर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जिस तरह जो जज्बात आपके, मैं समझता हूं पूरी कौम की वही जज्बात हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सारी स्पीच जो थी वो सिर्फ एक झूठ का पुलंदा था, और ऐसे लग रहा था कि उसी डिटाई के साथ एक भोंडे अंदाज से वो कौम को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। यानी ये वही शख्स है जो कौम से 7 साल झूठ बोलते रहे कि जब मुशर्रफ से कोई डील नहीं की, बाद में आपके सामने जब कौम के सामने आया तो सच पूरी कौम ने देखा। अब गुजारिश ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे इल्जामात लगाने वाले जो है कमीशन के सामने पेश हो जाए, ओ भाई ये इल्जामात नहीं है, ये 76 मुल्कों के एक कंसोर्शियम है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, जिन्होंने ये हकायक जो है वो सामने लेके आए। और होना तो ये चाहिए था कि इस पैनोरामा लीक्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने के ये बताते कि ये पैसा उन्होंने कैसे कमाया और ये पैसा पाकिस्तान से। उमर चीमा साहब, आपको नहीं पता और मैं आपकी और नाज़रीन को एक बात, मैं ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूं यहां पे, माजरत के साथ। अगर मेरी बात गलत है तो मियां साहब मैं आपके सामने हाजिर हूं, मैं टीवी पे बैठ के टेंड कराऊंगा अगर मेरी बात गलत है तो। आप 1980 में रेलवे में बतौर कुलिया भर्ती हुए थे, आपने बतौर कुली तनख्वाही ली थी रेलवे में, और फिर आप रेलवे की क्रिकेट टीम से क्रिकेट भी खेले थे। जी सही बात कर जी, आरफ भट्ट और सईद भट्ट थे वहां। जी जी बिल्कुल जी। चीमा साहब जी, लुकमान साहब देखें, पूरी कौम को ये तवक्को थी या तो ये प्राइम मिनिस्टर आके कौम के सामने सच बताते हैं, क्योंकि ये उनकी जात के ऊपर, उनके खानदान के लोगों के ऊपर ये जिनको इल्जामात कह रहे हैं ये कौम बताते आके करेगी। देखें आपके सामने कि एक बार फिर वो जैसा वो आपके दोस्त चौधरी शुजात की पॉलिसी के मिट्टी पाओ आगे चलो वाला, एक मिनट आपके सामने मेरे 1 मिनट आपने कह ही करूंगा तो वापस नहीं आऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, सियासी गेमें खेली। आज आर्टिकल 61, 62 इनके पे नहीं लगता जब इतने झूठे उन्होंने पूरा बोले, और ये ऑन ओथ कह रहे हैं। आर्टिकल ही कम है आपके पास, इनके ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिकल लगते हैं। उसके तहत तो डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है आज इनकी, क्योंकि ये जो मैंने अभी बातें आपके सामने कही, ये जो मैंने सारे रेफरेंसेस दिए, जो डॉक्यूमेंट्स वहां पड़ी हैं, जो स्टील मिलें वहां लगी हैं, जो फॉरेन लोन्स इन्होंने गारंटी के तौर पे लिए और लोकल लोन्स इन्होंने लिए, ये कहते हैं जी हमने तो सारे कर्जे माफ कर दिए, किस हमने सबने पे बैक कर दिए, कहां पे बैक कर दिए, किसको पे बैक? इलेक्शन कमीशन ने 13/2012 के दौरान पार्लियामेंटेरियंस के असासों और वाजिबात लेकर जो तफसीलात जारी की, उसके मुताबिक नवाज शरीफ के असासों की कदर कीमत जो थी वो 26 करोड़ 16 लाख रुपए से बढ़कर 1.71 अरब रुपए तक जा पहुंची।
जो उन्होंने मई के इंतखाबात में अपने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दाखिल कराई थी। प्रोग्राम चल रहा है। अब मुझे ये बताएं कि 1.71 बिलियन, चले मैं अगर मान लेता हूं कि ये जायज है और ये इसमें इसके अलावा कोई नहीं है, तो इनकम टैक्स क्यों आपका सिर्फ 25-30 हजार पे जमा हुआ है? देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको ये आपको याद होगा कि एसआरओ की पॉलिटिक्स किसने शुरू की थी। ये लोग भूले तो नहीं हुए ना। जब एसआरओ की पॉलिटिक्स शुरू हुई तो वहां से बिलियंस रुपए, ये कहते हैं जी हमने अब कारोबार को कभी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाया। यही लोग हैं जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से इनकी चांदी शुरू हुई जब वे फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं ज़ियाउल हक के दौर में, और उसके बाद रुके ही नहीं है। कभी एसआरओ, कभी ड्यूटियाँ बढ़ा रहे हैं, कभी ड्यूटियों को वापस ला रहे हैं। गडियानी की जो बंदरगाह वो उसके ऊपर वो इंडस्ट्री बंद कर दी गई। क्यों जी? लोकल करेगा तो सरिया बेहतर हो जाएगा, स्टील बदल आ जाएगा। ऐसी ऐसी गेमें दिखाई गई और वो आवाम भूली नहीं हुई ना। आवाम को अभी तक पता नहीं आज आवाम को कैसे हो, ये बेवकूफ़ बना रहे थे और ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे थे जैसे ये दूध के दले हैं, बाकी सब चोर है। और खासकर आज पीपल्स पार्टी पे तो ऐसे ये बरस रहे थे जैसे सिर्फ उन्होंने ही उठाया। उनका ख्याल था कि मैं मुस्लिम लीग की जो हमारे कारकुनान है ना, उनके अंदर सोया हुआ मुस्लिम लीग की जगा लूंगा इस बात से। नहीं, जागना कहाँ है। अब तो वो मुस्लिम लीग से हाथ मिलाते भी डरते हैं, इसलिए कि क्यों चीमा साहब उनके इर्द गिर्द देख ले कौन है। पीपल्स पार्टी को क्यों? मैं पीपल्स पार्टी का हमदर्द नहीं हूं बिल्कुल, ना मैं वोटर हूं ना सपोर्टर हूं। देखिए बड़ा एहतराम करता हूं, आपने मुझे वोट डाला, चौधरी साहब का मैं बड़ा, मैंने आपको डाला हुआ है। पीपल्स पार्टी को अल्लाह माफ करे, अपना मां से आक होगा, बीवी से तलाक होगा, आपको कौन वोट डाले पीपल्स पार्टी को? जी जी चीमा साहब। रुकमान साहब, बात ये जो नवी साहब बात कह रहे हैं कौम को बेवकूफ बनाने की, सारी कौम जानती है। 80 और 90 की दिहाई के अंदर इन दोनों जमातों ने मिलकर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, जब तक 2007 के अंदर इनका चार्टर ऑफ डिकॉइटी साइन नहीं हुआ। मुझे एक बात बताएं, जब बेनीजी ने खुद डिनाई किया कि सरे महल उनका नहीं है, उसके बाद जब ये पैसे ले रहे थे जरदारी साहब, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को क्या साम सूंका हुआ था आपके सामने? आपको याद है जब पिछले इनके दौरे हुकूमत के अंदर जब हम इनको बात क्या कहते थे? मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मैं आपको एक बात जिसकी वजह से लोग चलते रहे आगे। नहीं, मैं आपको कर्ज करता हूं, मेरा इस वक्त इशू जो है में यही ऑफशोर कंपनी और ये सब चीजें नैब के अंदर क्लियर हो चुकी है। मैं आपको एक बात करता हूं, मैं आपको एक कर्ज कर दूं चीमा साहब। प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम एक और है कि यहां पे हमारे यहाँ हुकूमत नहीं है, हमारे यहाँ पूरा एक फैमिली की जहनियत है जो हर जगह पे है। जो एडॉक हमारा नॉन कंफर्म जज होता है, अगर वो हुकूमत के खिलाफ फैसला देते उसको कंफर्म नहीं करते। हमारे यहाँ पुलिस वाले जो हैं वो जाती मिल्कियत तो उनकी सब्जियां लाने पे मामूर है। हमारे यहाँ कोई जो है आदमी सरकारी मुलाजिम जो है उसको ग्रेड 17 से 18 से उठा के उसको 21-22 पे कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत करने पे मामूर हो जाए। हमारे मुल्क में कोई चीज सही अब नहीं हो सकती जब तक गैलोटीन मशीन पे करप्ट लोगों को उनका कीमा ना बनाया जाए। एक मैं जब ब्रेक के बाद आऊंगा नवाज शरीफ के मजीद करतूत बताऊंगा, बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। रजा हारून साहब, मुझे एक बात बताएं कि मुझे अभी ब्रेक में पता चला है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं जस्टिस रमदे को बनाया जा रहा है कमीशन का हेड। अब कानून के मुताबिक रिटायर्ड जस्टिस जो होता है वो इंक्वायरी कमीशन का हेड बन सकता है, वो जुडिशल कमीशन का हेड नहीं बन सकता। तो क्या नवाज शरीफ ने झूठ बोला था या उनको पता ही कुछ नहीं है? और दूसरी बात यह है कि मुल्क तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया है। ये कैसा कारोबारी आदमी है भाई कि खुद बिलियंस और बिलियंस कमाता रहता है और मुल्क जो है कर्जों में फंसता रहता है। मुबशिर भाई देखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम जाहिर है कि हम चाहें तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बहुत इजी है, कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मामला है क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं मुल्क के वजीर आजम की। वेदर यू लाइक हिम और नॉट, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, हमारे मुल्क का एक सबसे बड़ा ओहदा है, तो बहुत कुछ एट स्टेक है। इंटरनेशनली बहुत कुछ एट स्टेक होगा, वह हर चीज होगी। हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर है दो बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ। मैंने जैसे तकरीर की बात, जब मैंने तकरीर की बात की थी उनकी स्टेटमेंट की, तो मैं समझता हूं कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि जब वो अपनी इनोसेंस प्लीड कर चुके, पूरी स्पीच में स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी इनोसेंस प्लीड की, और वो ठीक भी हो सकती है, लेकिन उस इनोसेंट प्लीड करने के बाद कमीशन बनाना मैं नहीं समझ पाया। या तो वो सिर्फ अपनी इनोसेंट प्लीड करते या वो अपनी इनोसेंट को बाद में प्लीड करते। तो ये मेरे हिसाब से उनके एडवाइजर्स ने, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इंडिविजुअली मेरी पार्टी का मौकिफ नहीं है, मेरा है,
शायद उनको ये नहीं करना चाहिए था। अगर कमीशन ही बनाना था तो अपने पूरी ये हिस्ट्री नहीं बतानी चाहिए थी आज। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये है कि कोई जज जो है वो जब तक कि उसके साथ ये एजेंसीज या एक्सपर्टीज उसको नहीं हासिल होंगी, एक्सेस नहीं होगा, वेदर कोई भी हो, तो इसीलिए जरूरी ये होता है कि जो आपके मुल्क के इदारे हैं जिनको आपने एस्टैब्लिश किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जिनका काम है इस तरह की कंप्लेंट्स को केटर करना, उस पर एक्शन लेना, उनसे ही काम लेना चाहिए। ये हर चीज का कमीशन बन जाना भी मैं समझता हूं कि एक हम वाया मीडिया देख के उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं बड़ा स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, पार्लियामेंट की क्या कमेटी एक्टिव नहीं हो सकती थी? क्या नैब के इदारे के अंदर जिसके पास ये रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल ऑडिटिंग के, उनको ये हवाले काम किया जाना चाहिए और इसको रेगुलर पैटर्न में लेके चलना चाहिए था। तो आई होप सो। मैं अभी भी ये समझता हूं कि एलिगेशंस की सतह तक तो ठीक है, एक बहुत ही मैं समझता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे मुल्क के लिए। मैं इसको सिर्फ वजीर आजम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा। जब तक ये वजीर आजम हैं और जब तक ये इन पे इल्जाम आते हैं, बेशक इनकी फैमिलीज पर हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल इंटरेस्ट में कि वो इसको क्लैरिफाई करें। उमर चीमा अपना सॉरी नवीद चौधरी साहब। लुकमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है और अपनी हुकूमत पे मुझे इंतहाई शर्म आती है। जब मैं बाहर भी जाता हूँ या मैं बाहर किसी से बात भी करता हूँ, मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे हुक्मरान ये हैं, तो मैं शर्म से सर मेरा झुक जाता है। और आज मैंने जब नवाज शरीफ को देखा टेलीविज़न के ऊपर और जितनी रवानी के साथ उन्होंने झूठ बोले और झूठ पर झूठ बोले, मेरा खून खौल रहा था। और मैं आइसलैंड को देख रहा था और आइसलैंड में जहाँ पे उनके वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए हैं और पूरी दुनिया में एक आग लग गई है ये पैम्पर लीक्स की वजह से। अब तो पैम्पर लीक्स ही हो रहे हैं सबके। तो यहाँ पे इनके खिलाफ साजिश हो रही है, पता नहीं है किस किस्म की। अपना दुनिया में अभी तक वो 16वीं सदी के अंदर रह रहे हैं। एक बात मैं वज़ीर आज़म साहब को बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि हम तो प्री पार्टीशन करोड़पति थे और क्या क्या पति थे, पता नहीं किसके पति थे, लेकिन ये है कि जनाब अली अगर आप इतने ही करोड़पति थे तो सन 71 से लेके ऐसा करते तब से लेते आपने टैक्स कितना दिया है इस मुल्क में? आपने मियां नवाज शरीफ 1971-72 में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम 18,000 थी, टैक्स आपने 750 रुपया दिया। और अगर अगले सालों का सुनना है तो 1976 और 77 में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम 28,469 रुपए थी, जिस पर आपने 980 रुपए टैक्स दिया। जब आप करोड़ों रुपए आपने 50-50 करोड़ के नुकसान उठाए आपकी फैमिली ने और फिर मेहनत से 18 महीने के अंदर 6 कारखाने दोबारा से लगा लिए। इधर तो अपना 6 बिजली के बिल नहीं हमसे दिए जाते। आप उसके बाद 1980 में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम जो थी 29,722 रुपए थी, जिसमें आपने 1,004 रुपए टैक्स दिया। उसके बाद आपने 1980 में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम 51,142 रुपए थी, जिस पर आपने 5,167 रुपए इनकम टैक्स दिया। मैं आगे आता रहूं, 1988-89 बिल्कुल हाल ही में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम जो थी वो 6,25,928 रुपए थी और जिस पर आपने 2,40,454 रुपए टैक्स अदा किया। माजरत के साथ आपके नीचे पीटीवी के जो एंकर्स थे वो आपसे ज्यादा पैसे ले रहे थे और आपसे ज्यादा टैक्स दे रहे थे। और लेकिन 29,000 कनाल के घर में आप रहते हैं, वो बेचारे किराए के फ्लैटों में रह रहे हैं। उसके बाद 1993 में 95 में आपकी डिक्लेयर्ड इनकम 1,55,809 रुपए थी और उस पर आपने 14,698 रुपए टैक्स दिया। किस टाइम पे आपने वो करोड़ों जो है वो पाकिस्तान को दिया? इसका मतलब है कि अगर आपके पास करोड़ों थे, जो कि आपने गलत बयानी की है, लेकिन अगर मैं आपकी बात मान लूं तो तब भी आपने चोरी की, आपने टैक्स चोरी किया इस मुल्क का। और आपके भाई तो आपसे भी आगे, वो पहले तो कहते थे कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। सही है, मियां शहबाज शरीफ ने 2008 में इलेक्शन कमीशन में जो टैक्स रिटर्न्स फाइल किए, उनके मुताबिक उनका पेशा कारोबार बिजनेस है और माली साल 2005 में 0, 2005 और 2006 में 0, 2006 और 2007 में 0। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस पे और क्या कहूं। और आपको स्टील के कारोबार को सोने में बदलने का जो फन आता है उसका मैं कमाल कहता हूं कि अभी हुसैन नवाज को सडनली 2 प्लांटेड इंटरव्यूज आके देने की जरूरत पड़ गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कितने वो बिल गेट्स हैं या स्टीव जॉब्स हैं, कितने बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं कि अरबों डॉलर उन्होंने कमा लिए चंद सालों में। ये 1993 में आई है। पैनामा कमीशन की जो रिपोर्ट है,
पैनामा लीक्स की जो रिपोर्ट है, 1993 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई। उस वक्त हुसैन नवाज गालिबन 16.5 साल के थे। किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं कि किसने कंपनियां खोली, किसने उन कंपनियों को ट्रांसफर किया। दिलचस्प आदाद और शुमार ये हैं कि जो सऊदी अरेबिया की स्टील मिल जिसने ये सोने के अंडे दिए, रोजाना हर घंटे के बाद एक अंडा उसने उस सोने की मुर्गी ने दिया, उसकी वैल्यू क्या है दुनिया की तमाम स्टील मिल्स में? पहली 300 स्टील मिल्स में उसका नाम ही नहीं आता। पहली 300 स्टील मिल्स में उसका नाम नहीं आता। जो दुनिया की नंबर 1 स्टील मिल है, मैं आपको बताता हूं, वो कंपनी आर्सल मिटल है। उसकी सालाना पैदावार 9 करोड़ 81 लाख टन है सालाना। मुलाजमीन जो है उनकी तादाद 2,22,000 है। दुनिया की 10वीं बड़ी कंपनी जो है टाटा स्टील की सालाना पैदावार 2 करोड़ 60 लाख टन है। मुलाजमीन की तादाद 80,391 है। और आपकी जो कायम करदा स्टील मिल सऊदी अरेबिया में है, उसकी कुल सालाना पैदावार कंपनी प्रोफाइल के मुताबिक 5 लाख टन सालाना है और कंपनी मुलाजमीन की तादाद 385 है। खुदा का खौफ करें, पहले आपने $1200 मिलियन अपने भाई को दिए, फिर अपनी 3 कंपनियों के लिए रखे। फर्ज करें आपने $600 मिलियन भी रखे, तो कम से कम दोनों भाइयों के पास $1800 मिलियन की उस वक्त रकम आ गई। उसके बाद आपने ना सिर्फ दोस्तों से लिया गया सारा कर्ज उधार वापस कर दिया, बल्कि बैंकों से लिया गया कर्ज बमैज सूद वापस कर दिया सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर। हसन नवाज ने कंपनी कितना कर्ज लेकर खोली थी, जो इसने ना सिर्फ लुटा दिया बल्कि इसने अपने लिए $2000 मिलियन के करीब रकम भी बचा ली। और वाकई उनको किसी शख्स ने महज कर्ज हसना के तौर पे 1000 से 2000 मिलियन डॉलर जो है वो दे दिए थे। और उन्होंने किस शरह से वो नफा कमाया और किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर उन्होंने वो मुनाफा कमाया जो उन्होंने इतना कमा लिया, दुनिया की तमाम स्टील मिल्स भी बंद हो जाती और सिर्फ इनकी कंपनी वहां पे पैदावार कर रही होती, क्योंकि 5 लाख टन सालाना लोहा कर रही थी, तो इतना स्टील नहीं पैदा कर सकती थी जितना इनका क्लेम है। ये लोग कब तक पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? बल्कि सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तानी कब तक इनके हाथों बेवकूफ बनते रहेंगे। मेरे साथ नवीद चौधरी हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब उमर चीमा, और मुझे कराची में ज्वाइन कर रहे हैं रजा हारून। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के ऊपर तो बड़ी कारी ज़रबें लगाई आज मियां साहब ने। आप लोगों को जरा आज मजा आया होगा मिसाके जमहूरियत का। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही थी उनकी गुफ्तगू सुन के। इस बात पे हंसी आ रही थी कि वो ऐसे मासूमाना तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे और साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो 1936 से ही बहुत करोड़पति और अरबपति थे और उनके साथ, और फिर पीपल्स पार्टी ने उनकी इत्तेफाक फाउंड्री पे कब्जा कर लिया, लफ्ज़ बोला उन्होंने, कब्जा कर लिया। जबकि हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। हकीकत ये है कि ना तो ये उस वक्त को बिलियनियर थे, ये जहाँ रहते थे लाहौर में, सबको पता है वो पाथी ग्राउंड किधर है, वो सबको पता है। सराय आलमगीर वो जो है वो सराय सुल्तान कहाँ है सबको पता है, और कितनी बड़ी भट्टी थी वो भी पता है। लेकिन और उस भट्टी में किस किस को डला गया वो भी पता, किस तरह रेलवे के इंजन वहां जाते थे वो भी सबको पता है। छुपी नहीं लाहौर की बात, मैं लाहौरी बात कर रहा हूँ। तो ये तो होगी लाहौरी बातें।